जय साईं राम आप सभी लोगों को। आज हम नया वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सिलसिला में एक नया टॉपिक आप लोगों के लेके सामने आए हैं। इसके बारे में मेरे मैं कुछ बोलूं उससे अच्छा आपको जिज्ञासु सर सब कुछ बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जिज्ञासु सर बताइए। प्रणाम, नमस्कार। और आशा करता हूं कि मेरी वाणी आप सभी तक पहुंच रही होगी। और जैसा कि अभी शास्त्री भैया ने आप सभी को एक्सप्लेन किया कि आज हम ज्योतिष का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा या प्रयास नहीं किया होगा। उसी थॉट प्रोसेस में हम कुछ प्रयास करेंगे ऐड ऑन करने की। और आपके साथ अपने इस मंच को साझा कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रश्न कुंडली, या होरेरी भी कहते हैं इसको, प्रश्न कुंडली, मूक प्रश्न। ठीक है, तो अब इसी से अपने वार्तालाप को मैं आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले एक प्रश्ना, मतलब इसको प्रश्ना कहते हैं, प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो व्हाट इज प्रश्ना? क्योंकि किसी भी चीज को जब हम अध्ययन करते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक फंडामेंटल को समझना चाहिए। जैसे आप सभी लोग ये चीज समझ लो कि जैसे हम किसी भी जातक के जन्म तिथि, ठीक है, उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से उसके पूरे जीवन की रूपरेखा खींचते हैं। उस समय के उसके जन्म की प्लेनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग और उसकी दशाओं और ट्रांजिट आने वाली चीजों को कंसीडर करते हुए जातक का अच्छा और बुरा फल कथन ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हमारे पूर्व के ज्योतिर्विदों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने कई बार ये चीज भी समझी कि किसी किसी केस में जन्म का समय उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, या मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका जवाब हाँ या ना में निकालना है, बहुत डिटेल में नहीं है, क्यूरी है। तो उस समय एक ज्योतिष शास्त्र की ही एक और शाखा पे हमारे ऋषियों ने काम किया और एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसको कि हम होरेरी या प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है, आपको साधारण भाषा में समझाएं कि हमारे माइंड में एक जैसे जातक का जन्म होता है या जातिका का जन्म होता है, ठीक है, बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, उसी प्रकार प्रश्न के पैदा होने का समय, यानी कि प्रश्न माइंड में आया कि मान लीजिए हमारा एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा, तो ये प्रश्न का जन्म हुआ। ठीक है, हमारे माइंड में, मन में, हमारे मन में ये प्रश्न की उत्सुकता जगी, ये प्रश्न ने बर्थ लिया, जन्म लिया कि हम हमारा एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक, तो अब कुंडली किसी की है या नहीं है, लेकिन उसका प्रश्न का जन्म तो का समय तो हमें पता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय उसके प्रश्न कुंडली मन में आया और उसी समय अगर वो ज्योतिष के पास है, उसने वो प्रश्न पूछा, तो हम ज्योतिष ये मान लेता है कि इस प्रश्न का जन्म अभी हुआ है। तो उस प्रश्न की एक कुंडली बना ली जाती है, मतलब जैसे एक बालक और बालिका की कुंडली बनाते हैं, उसी समय पूछे हुए प्रश्न की, सवाल की, उसकी जो मन में क्यूरेंट या क्यूरी है, उसका उस समय का एक चार्ट बना लिया जाता है। और वो चार्ट ये बताने में सक्षम है कि ये प्रश्न का हश्र, हाल, परिणाम क्या होगा। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा कि मेरे घर का करीबी, मेरे परिवार के करीबी इंसान हॉस्पिटल में है, क्या वो सकुशल वापस आ जाएंगे और कितने दिनों में आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन को, इसमें दो क्वेश्चन हो गए, एक ही ले लेते हैं कि वो स्वास्थ्य लाभ करके वापस आएंगे। तो अब ये एक पहले इसको बेसिकली समझिए कि उसके मन में ये प्रश्न जन्मा। अब कुंडली मान लीजिए उनकी भी नहीं है जो एडमिट है, और जिनकी जो प्रश्न कर रहे हैं उनकी भी नहीं है, तो इनका उनसे रिश्ता है। तो ऐसे में जो प्रश्न कुंडली के जानकार ज्योतिषी हैं, वो क्या करेंगे, एक प्रश्न बनाएंगे, इस प्रश्न कुंडली बनाएंगे। यानी कि प्रश्न कुंडली, अब हाँ, उसी समय जिस समय प्रश्न पूछा गया है, उस समय जो भी हमारे तारामंडल में, गोचर में ग्रह जहां जहां भी हैं, ये मान लेंगे कि इसी समय जैसे बालक जन्म लेता है, उसी समय ये प्रश्न जन्म लिया। तो प्रश्न का, जैसे बालक का शुभ अशुभ हम कहते हैं उसकी कुंडली देख के, वैसे ही प्रश्न का शुभ अशुभ, होगा नहीं होगा, क्या होगा, प्रश्न के साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, देर लगेगी, सपोर्ट चाहिए होगा, किसी की मदद मिलेगी, कोई और ग्रह कैसे, जैसे और कोई ग्रह मदद कर देते हैं हमारे नेटल चार्ट में हम लोग, तो सेम वही उतना प्रोसेस, कुछ नियम अलग हैं, वो भी हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे आने वाले क्लासेस में। तो
ये बेसिक फंडामेंटल आप समझ लो कि किसी भी प्रश्न का जन्म जब सामने वाला क्वेश्चन पूछता है उस समय की कुंडली हम जब अपने सॉफ्टवेयर से, या पहले तो ओरली भी बना लेते थे लोग, पंचांग देख के बना लेते थे, तो पहले जब ये प्रश्न कुंडली फ्लरिश करी या बनना शुरू हुई, तो नॉर्मली ज्योतिष के सामने प्रश्न वाला जातक होता था। ठीक है, आजकल इंटरनेट टेलीफोन के कारण लोग प्रश्न जो है टेलीफोन से, इंटरनेट से या और माध्यमों से भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय का भेद है, इस पर भी आगे अभी डिस्कशन कर लेंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली पहले 5000 साल पहले, क्योंकि ये सब सुविधाएं नहीं थी टेलीफोन और इस तरह की, तो जातक ज्योतिर्विद के सामने आता था, बैठता था और अपना प्रश्न जब बोलता था मुंह से, तो उसी समय इस विधा का इस्तेमाल करके ज्योतिषी एक प्रश्न कुंडली का निर्माण करता था, प्रश्न के जन्म को का समय लेके, और उसका शुभ अशुभ कहता था। ये चीज आपको एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है। अब इसी से आप बात को आगे बढ़ाते हुए अगले स्टेप पे लेते हैं। यहाँ पे दो थ्योरी हैं कि जैसे ग्रह, जो भी आप जानते हैं, ग्रह जो हैं हमारे शरीर पे, हमारे विचारों पे, हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। तो ग्रहों के अधीन हमारा ये यत पिंडे तट ब्रह्मांडे, एज अबव एज बिलो, हमारे शरीर में भी सारे ग्रह विद्यमान होते हैं छोटे रूप में, और यही, और सारे ग्रह हमारे आकाश मंडल, वायुमंडल में, नक्षत्र में भी स्थित है। तो ये भी कहा जाता है कि ग्रहों की ऊर्जा के कारण व्यक्ति का प्रश्न जो है उसके मन में आया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि तो भाई, जिस ग्रहों की ऊर्जा, दिल्ली में एक इंसान बैठा, एक व्यक्ति है, तो दिल्ली में ग्रह ने जो ऊर्जा डेवलप करी उसके कारण उसके मन में ये प्रश्न आया, तो उसने दिल्ली से क्वेश्चन पूछा। लेकिन चांस की बात, जो ज्योतिषविद थे वो जो है इस समय बेंगलोर में थे, उन्होंने उसको बेंगलोर फोन किया। तो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए। ग्रहों की ऊर्जा ने दिल्ली में प्रश्न पैदा किया, प्लैनेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, वही सारी चीजें मन में डेवलप करते हैं। लेकिन पंडित जी बैठे हुए हैं, जवाब देने वाले बैठे हैं बेंगलोर में, तो टाइम दिल्ली का लिया जाए या बेंगलोर का लिया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी डिबेटें, चर्चा चलती रही है कि ग्रहों की ऊर्जा जो है दिल्ली में प्रश्न को पैदा किया उन्होंने वहां पे, लेकिन प्रश्न पूछा गया बेंगलोर में, जिस समय ज्योतिष जी बैठे हुए थे, तो कहाँ का समय लिया जाए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष के सामने जब प्रश्न आया, ज्योतिष के सामने जिस समय प्रश्न आया, और ज्योतिष जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान को भी कंसीडर किया जा सकता है कि हमारे सामने प्रश्न, तो हमारे सामने तो फोन पे आया, या हमने जहाँ पे सुना तो हमने माना कि यहाँ पे ये प्रश्न पैदा हो रहा है। तो ज्योतिष अपने जिस स्थान पे है उस स्थान से प्रश्न को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने में कोई फर्क होता है, इंडिया के या वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में टाइम जोन का भी फर्क हो जाएगा। तो ज्योतिष को अपने स्थान से, अपने स्थान को कंसीडर करके प्रश्न कुंडली का समय लेने में भी कोई कमी नहीं है। बट ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ लोग अलग अलग, अब यहाँ पे मतांतर से, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से इसमें अंतर भी होते हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से, सूक्ष्म एक्सपीरियंस से भी इस चीज को समझिए, और आने वाले समय में दोनों तरह से बी चार्ट को चाहे बना के देख लीजिए कि लैटिट्यूड एसेंडेंट की डिग्री में कितना फर्क आ रहा है। भाई किसी ने मान लो बॉम्बे से पूछा प्रश्न, तो वहां पे 22 डिग्री की लगन है, हो सकता है आप यूपी में बैठे हो तो वहां पे जो है 24 डिग्री या 25 डिग्री की लगन हो, तो कभी कभी इसमें फर्क आता है। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस की और तजुर्बे की चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों जगह का भी कभी कभी बना लेते हैं, और जो सही तरीका है कि आप जिस स्थान पे हैं उस स्थान से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के, स्थान डाल के प्रश्न को स्वीकार करें। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको वहां का, जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां का भी बना लेना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है। उस हिसाब से आपको आपका जवाब मिल भी सकता है। ठीक है, अब प्रश्न कुंडली के बारे में देखिए कुछ बातें और आपसे साझा करते हैं जो आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। प्रश्न कुंडली की जरूरत क्यों पड़ी? भाई देखिए, कभी कभी ये तो आपको हमने बता ही दिया कि अगर किसी का जन्म का विवरण नहीं है किसी कारण से, तो ये समस्या उसके लिए है कि वो अपना भविष्य कैसे जाने। तब यहाँ पे प्रश्न कुंडली हेल्प करती है। दूसरी चीज है कि कभी कभी बड़े छोटे से प्रश्न होते हैं, हाँ या ना के जवाब होते हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करके हम इसमें जो
स्टार्टिंग में अभी हम आपको आज जो है बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चनायर भी जो हमारा रहेगा वो आज के पढ़ाए हुए बेसिक चीजों पे रहेगा। डिटेल के लिए आगे हमारे पास अभी और भी कुछ दिन है, तब हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो बहुत सारी डिटेल है। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि लग्न क्या आ रही है, क्योंकि लग्न जो होती है वो पूछने वाला होता है। यहाँ पे जो पहला हाउस होता है, असेंडेंट होता है, वो क्वेश्चन पूछने वाला कहलाता है। यानी कि जो भी लग्न आएगी वो लग्न जो है ये बताएगी जहां से सवाल जो पूछ रहा है उसकी स्थिति। ठीक है, प्रश्न वहां से, प्रश्न का मतलब होता है असेंडेंट, क्योंकि प्रश्न का जन्म हो रहा है ना, तो जन्म तो यानी असेंडेंट जो है वो पूछने वाला, और उसका प्रश्न का रूप रेखा रंग गुण धर्म सब कुछ जो है असेंडेंट बताएगा। अब ये कैसे बताएगा ये समझिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अच्छा, इसी में थोड़ा पहले एक चीज और ऐड कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। और जो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर होता है वो 7th हाउस से देखा जाता है, यानी 7th हाउस जो है जवाब देने वाला है। ठीक है, यानी कि मी एंड यू अपोजिट हो गया ना, तो क्योंकि प्रश्न जो है लग्न में आ गया तो 7th हाउस से हम एस्ट्रोलॉजर की पोजीशन को देखते हैं। ये दो चीजें एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। लग्न की डिग्री, लग्न से हमें प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार होती है ये भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत आसानी से, अब हम अपने अपनी परंपरा में पढ़ा हुआ एक श्लोक आपको बताते हैं और उसको करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा तो हम लोग प्रश्न कुंडली का जो सबसे स्टार्टिंग और बेसिक श्लोक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ हमारे बोर्ड पे देखिए। हाँ, और फिर आपको हम समझाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक चार्ट है। ठीक है, तो असेंडेंट जो है ये असेंडेंट हो गया। ठीक है, अब हम आपको एक श्लोक बोलते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। श्लोक जो सबसे पहले प्रश्न कुंडली में जो आपको सीखना चाहिए वो ये सीखना चाहिए। तो पहली लाइन है श्लोक की, चंद्र बुध तरे मार्गे। यानी कोई भी प्रश्न पूछा गया और आपने प्रश्न कुंडली बनाई, और प्रश्न कुंडली में पहली लाइन याद कर लो, चंद्र बुध तरे मार्गे। यानी कि अगर यहाँ पे कर्क लग्न हो और बुध की लग्न हो 3 या 6, ये लग्न का नंबर है 4, 3 और 6। चंद्र बुध तरे मार्ग, यानी कि अगर प्रश्न कुंडली में प्रश्न करते समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई, कर्क लग्न आ जाए, मिथुन लग्न आ जाए और कन्या लग्न आ जाए, तो यानी कि चंद्र बुध तरे मार्गे का मतलब होता है कि जो सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है वो नियर अबाउट ही है, काम होने की पूरी पूरी संभावना है। ये अभी एक पहला बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, बाद में प्लैनेट्स लग्नेश कार्य हम सब देखना सिखाएंगे, लेकिन पहले एक बेसिक सबसे पहला श्लोक जो इजी है वो हम आपको सिखा रहे हैं कि एक हमें 20-25% जो है उम्मीद आप ये कर लो कि अगर कर्क मिथुन और कन्या लग्न प्रश्न कुंडली के समय उदय हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब तरे मार्गे यानी कि प्रश्न मार्ग में ही है, सिद्धि कही जा सकती है, कार्य हो सकता है, बहुत ज्यादा डिले या विलंब, तरे मार्गे है ना, मार्ग में ही बिल्कुल, इट इज ऑन द वे। तरे मार्गे, मार्ग में बिल्कुल नियर द वे। ठीक है, तो ये चीज पहली लाइन आप लिख भी लो, चंद्र बुध तरे मार्गे। चंद्र या बुध की लगने हो तो प्रश्न जो है कहीं ना कहीं सफलता या उसमें सफलता मिलने के पहले स्टेप में 20-25% तक ओके हो रहा है। बाकी फिर लग्नेश का रेश कहाँ गया है, क्या संबंध बना रहा है, वो और ऐसे बिल्डअप करके पूरा जवाब जब फाइनल देंगे तब आपको बताएंगे। तो अब इसी श्लोक की अगली लाइन पे आते हैं। ठीक है, अगली लाइन कहती है, अगली लाइन कहती है, गुरु शुक्र समी पत्रे। नोट कर लीजिए, गुरु शुक्र समी पत्रे। अगर प्रश्न कुंडली, अगर हमने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली बनाने का मतलब कि जैसे आपने सॉफ्टवेयर लिया, एस्ट्रो से लिया, कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, उसमें आपने डाला प्रश्न, अभी का टाइम, अभी का डेट, अभी का ईयर डाला, और अपना लखनऊ या जहां भी आप हैं जिस शहर में भी वो स्थान डाला और कुंडली बना ली। तो कुंडली जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से लेके 12 तक कोई ना कोई लग्न असेंडेंट में आएगी। तो अब जो हमारी अगली लाइन है श्लोक की वो क्या कहती है, गुरु शुक्र समी पत्रे।
तो गुरु की दो राशियां होती हैं, एक होती है वृष, एक होती है तुला, और शुक्र की दो राशियां हैं, एक होती है वृष और एक होती है तुला, और गुरु की दो राशियां, एक होती है धनु और एक होती है मीन। ठीक है, तो अगर प्रश्न कुंडली में वृष, तुला, धनु और मीन ये शुभ ग्रह की राशियां हैं, ठीक है, शुभ राशियां हैं, तो ये आती हैं लग्न में, तो हम क्या बोलते हैं, गुरु शुक्र समीपत्रे, यानी कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे और आपका काम सफल होने के चांस है। 25% इंडिकेशन हमें इस श्लोक से लग्न के मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। चंद्र बुध तरे मार्गे, यानी कि ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी लग्नेश का रेश और कोई ऐसा बहुत खराब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो कार्य बहुत शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए चंद्र, उसके बाद अगली लाइन में गुरु और शुक्र को ले लिया, दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। शिल्पा जी, अभी हम आपका क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो अदरवाइज हाथ डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हाथ को रेज रखिए, तो हम आपका क्वेश्चन के बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो गुरु शुक्र समीपत्रे, यानी कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जरा सा एफर्ट करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, अगर गुरु और शुक्र की लग्न है। ठीक है, अब तीसरी लाइन पे आते हैं। तीसरी लाइन जो है प्रश्न कुंडली का बेसिक, जो सबसे पहले दिन सिखाया जाता है छात्रों को, वही हम आपको सिखा रहे हैं, एडवांस चीजों बाद में बता देंगे। तो अगली लाइन कहती है भौम शनि दुरे दुरे, लिख लो आप लोग, आपको भी बहुत हेल्प करेगा। भौम शनि दुरे दुरे, तो अब भौम और शनि करके दिखाते हैं आपको। तो भौम और शनि का मतलब होता है, भौम मतलब मंगल, तो मंगल की 1 नंबर और 8 नंबर, और शनि की ये होती है 10 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, तो अगर आपने किसी के प्रश्न में प्रश्न कुंडली बनाई और लग्न में मेष राशि आई, लग्न में वृश्चिक राशि आई, लग्न में मकर राशि आई, लग्न में कुंभ राशि आई, तो आप कहोगे कि प्रश्न अपने फाइनल गंतव्य तक होने में दूर 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 है, अभी कोई नियर बाय में कोई भी आशा उसके पूर्ण होने की, कार्य सिद्धि की, सफलता की नहीं है। अपने कार्य सिद्धि से प्रश्न दूर है। आपको पता ही है, शनि और मंगल क्रूर और पापी ग्रह कहे गए हैं, उनमें प्रयास ज्यादा करना पड़ता है, उनमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। शनि और मंगल के लिए एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो प्रश्न कुंडली में अगर भौम और शनि की राशियां लग्न में आ रही हैं तो भौम शनि दूरे दूरे। ठीक है, अब ये हमारे 6 ग्रह नियर अबाउट हो गए, और हम यहाँ पे प्रश्न कुंडली में फिलहाल 7 ही ग्रह को ले रहे हैं। राहु केतु को हमने एक्सटेम्प्ट किया है, क्योंकि प्रश्न कुंडली जब बनाई गई हुई तो हो समझ सकता है जेमिनी ऋषि ने राहु केतु की राशियां अलॉट नहीं की है, जैसी बाद में अलॉट कर दी गई हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला लाइन जो इस श्लोक की कहती है, जो सबसे बेसिक है प्रश्न कुंडली में, प्रश्न कुंडली सीखने से पहले दिन आपको ये श्लोक सीखना चाहिए। अगली लाइन जो है वो कहता है सूर्य स्व स्थाने स्थिरा, सूर्य स्व स्थाने स्थिरा, यानी कि अगर सूर्य की 5 नंबर की लग्न आती है तो हम आपको 5 नंबर की लग्न बना के दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे सिंह लग्न आ गई, सिंह लग्न का मालिक सूर्य होता है, तो सूर्य की लग्न यानी सिंह लग्न आने पे प्रश्न अपनी जगह पे ही टिका रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी, वो स्थिर है, यानी कि वहां पे कोई, और सिंह राशि तो वैसे भी स्थिर राशि है, तो सूर्य की राशि अगर सिंह राशि आती है प्रश्न कुंडली के टाइम में तो प्रश्न का स्थिर हो गया, मतलब कोई औचित्य नहीं रह गया, प्रश्न में कुछ भी घटे बढ़ेगा या कोई भी एक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत दूर है चीज, मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह ऐसे ही कई सारे श्लोक हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में जो मेन है, देखिए ऐसे तो प्रश्न कुंडली पूरा जीवन लगाने पर भी सीखने में तजुर्बे की चीज है, एक्सपीरियंस की चीज है, बहुत सारे हजारों चार्ट देखने पर आपको आइडिया लगता है, उसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, कल अभी हम आपको एक एक करके बताते हैं सारी चीजें, लेकिन बेसिक चीज को जितना अच्छा आप समझोगे, कुछ जो श्लोक जो वाकई आपको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो हम आपको जरूर करा देंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक एट्रीब्यूट, फिर आपकी अपनी स्किल्स, अपना समय और आप कितने चार्ट देखते हो इस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को
उन बेसिक रूल से कैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को, अपने ज्ञान को कल्टीवेट करते हो। जितनी जरूरत, टूल्स जितने जरूरत हैं वो हम आपको आने वाले क्लासेस में और आज भी जितना दे पाएंगे वो प्रोवाइड करेंगे। आज हम आपको जो मिथ्स होते हैं ना, जो प्रश्न कुंडली के बारे में लोग कुछ जनरल या बेसिक चीजें जानना चाहते हैं, उन पे मेरा आज का डिस्कशन है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने और आता है कि क्या प्रश्न कुंडली से एक ही प्रश्न देखा जा सकता है या प्रश्न कुंडली से मल्टीपल प्रश्न देखे जा सकते हैं। और ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि एक प्रश्न कुंडली बनाई, जैसे हमने एक प्रश्न कुंडली बना ली, अब किसी ने पूछा, फिर उसका मन में कोई और क्वेश्चन आ गया, उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या अब उस समय इतनी जल्दी चार्ट तो बदलेगा नहीं 10 मिनट 15 मिनट में, तो हम क्या करें। अब ऐसा लगभग 2 घंटे में बदलती है, नौमांश भी 13 मिनट में लगभग बदलता है, नियर अबाउट 13 मिनट में। 13 मिनट के पहले उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, तब क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप भी रूबरू होते होंगे, आपके भी माइंड में आते होंगे, आप भी अपने गुरु से या लोगों से पूछते होंगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आज हम आपको इसका भी सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। हम जिस परंपरा से आते हैं, जो हमें जितना अध्ययन है, और हम आपको बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिष के शास्त्रों में मतांतर से केरल के, तमिलनाडु के प्रश्न हैं, पहाड़ के प्रश्न, राजस्थान के प्रश्न, गुवाहाटी के ये ज्योतिर्विदों के प्रश्न बेसिक एक ही है, लेकिन कुछ ना कुछ मतांतर से देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बदलाव हैं। तो वो बदलाव या तो सारे स्कूल ऑफ थॉट पढ़े प्रश्न के, लेकिन जो अपने तजुर्बे से और जो सार्वभौमिक तरह से अप्लाई होते हैं, उन पे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इनमें थोड़ा बहुत मतांतर से अगर कोई हमारी बात से एग्री नहीं होता है, तो वो एक तरीके से हमें अपनी बात बताएगा। तो अगर मतांतर होगा उसके स्कूल ऑफ थॉट में, तो हम उसको ऐसा नहीं है कि डिस्कार्ड कर देंगे, हम उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये उम्मीद भी हम आपसे करते हैं कि आप जो हमारा मत है उसको भी अपना ध्यान से सुनिए, और अगर आप उस मत से फेवर नहीं भी करते हैं, आपके स्कूल ऑफ थॉट में या आप केरली प्रश्न फॉलो करते हैं या केपी सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको अगर उससे रिजल्ट मिलता है तो आप वो भी ईमानदारी से अच्छे से करें, और दैट इज नॉट द इशू। ठीक है, तो मतांतर यहाँ पे हमेशा रहता है, हर चीज में रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो वो हम आपको बेसिक चीजों के साथ चलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि एक प्रश्न कुंडली से कितने सवालों का जवाब दिया जा सकता है। तो हमारा अपना ये मानना है, एक प्रश्न कुंडली से 25 से 30 सवालों तक का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इन 25 से 30 सवालों को जवाब देने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। वो तरीका आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये दो चीज, इससे आपको काफी इनपुट मिलेगा लाइफ में चीजों को। जैसे एक आदमी आपके पास आया, उसने एक प्रश्न पूछा, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, 3-4 मिनट में आपने उसका जवाब दे दिया, उसने अगला प्रश्न पूछ लिया, फिर 2 आपने जवाब दे दिया, फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, यानी 10 मिनट में मान लो उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तब आपको कैसे प्रश्न कुंडली का जवाब देना है, क्योंकि आपने तो प्रश्न कुंडली का एसेंडेंट एक पहला बनाया था, तो एसेंडेंट से आपने जवाब लग्नेश कार्य डिसाइड करके दे दिया। तो अब लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछा, तो दूसरा सवाल कहाँ से देखा जाए, तीसरा सवाल कहाँ से देखा जाए, ऐसे मान लो उसने आधे घंटे में 24-25 सवाल कर दिए, तो 25वां सवाल 18वां सवाल कहाँ देखा जाए। तो अब हम इस पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब बहुत यही आज का हमारा टॉपिक यहीं तक सीमित रहेगा। बताना तो हमें आपको भाव के बारे में भी है, कौन से भाव से क्या देखना है, कैसे उस पर आदमी, लेकिन ये क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो हमें आगे क्लासेस में इजी हो जाएगा आपको समझाना चीजों को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको सबको विदित है, सभी आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन असेंडेंट से देखा जाता है। असेंडेंट से जब हम कहते हैं, तो असेंडेंट का मतलब होता है कि ये लग्नेश हो गया, और जो प्रश्न आया वो कार्येश बना लिया हमने उसको, तो असेंडेंट से पहला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब यहां से हम पहले 5 क्वेश्चन देखेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन हम देखेंगे इससे। ठीक है, क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा, तो हमने पहली जो प्रश्न लगनाई, उससे हमने प्रश्न कुंडली का असेंडेंट जो आया उससे उसका जवाब लग्नेश बना के, कार्येश बना के जवाब दे दिया। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो हमने मून कहाँ पे है, मान लो मून यहाँ है, यहाँ या कहीं पर भी हो सकता है, मून को हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए यूज किया। ठीक है, यानी कि मून को हमने, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, मून को हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तब मून, अब मून को लग्नेश चाहे बना लो, तो मून को जब लग्नेश बना लोगे तो इसको ऐसे ट्विस्ट कर लो,
मून को यहाँ पे ले आओ तो मून की लग्न बन जाएगी, और उससे कार्येश देख लो प्रश्न का। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर की कुंडली है, ठीक है, और मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है और सैटर्न यहाँ बैठा है, ठीक है। तो अब इस आदमी ने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मेरी फौज में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो फौज में नौकरी लगने के लिए लग्नेश मंगल उच्च का एग्जॉल्टेड यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और नौकरी के लिए सेवा का तुला राशि बैलेंस की राशि है, ये 10th से 10th बैठी हुई और एग्जॉल्टेड है, इसका मालिक भी एग्जॉल्टेड है। तो लग्नेश और कार्येश का संबंध 4-10 का है, 1-2-3-4 और यहाँ से 10, तो एक केंद्र का संबंध है। तो ये एक अच्छा संबंध है। तो यानी हमने इसका पहला क्वेश्चन असेंडेंट से ले लिया, मंगल और शनि को कार्येश बना के, ठीक है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए मेरी फौज में नेवी में मेरा सिलेक्शन होगा, एयरफोर्स में होगा या थल सेना में होगा। तो अब ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन जब ये आया कि भाई पहला क्वेश्चन तो उसने पूछा कि फौज में मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होते इससे जवाब दिया। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा कि हमारा जल सेना में होगा, थल सेना में होगा, वायु सेना में होगा। तब आपने चंद्रमा को लग्न बना लिया, और चंद्रमा को जब लग्न बना लिया तो मान लीजिए ये सैटर्न फिर यहीं पे बैठा देते हैं, ठीक है। सैटर्न तो यही है, मंगल तो यहीं पे रहेगा। तो अब क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति की बात है, तो इच्छा पूर्ति में फिर सैटर्न 11th हाउस एक्टिव कार्य बन गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे उसकी नौकरी तो उसकी लग रही है, हम लोगों ने बोल दिया। अब उसकी नौकरी में उसको मनचाही चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो सेकंड हम चंद्रमा से ले रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा जल तत्व का है और इच्छा पूर्ति वायु राशि में गई है। तो अब यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है, चंद्रमा भी स्ट्रांग है, सैटर्न भी स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन क्यों चंद्रमा से प्रश्न ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जल या वायु में से एक में होगा, जल या वायु। थल में, क्योंकि यहाँ पे जल की राशि है, यहाँ पे वायु की राशि है, थल की राशि आ नहीं रही है। और यहाँ पे असेंडेंट मंगल की बात होती तब भले कह देते, लेकिन यहाँ पे जल है और यहाँ पे वायु है। तो चंद्रमा और मंगल, अब इनका बल देख लो, सैटर्न और चंद्रमा में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, क्या है, कोई कंबस्ट या इन पे किसकी दृष्टि पड़ रही, वो बात की चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या कह सकते हो, अब तुम्हारे पास एक चॉइस आ गई, या तो जल में नेवी में हो सकता है, एयरफोर्स में ज्यादा चांस है। फौज वर्दी वो पहनेगा, लेकिन या तो नेवी की पहनेगा या एयरफोर्स की पहनेगा, या किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है नेवी पे पोस्टेड हो लेकिन वायु से, क्योंकि नेवी पे भी बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट सिचुएटेड होते हैं, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तो समझना पड़ेगा। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन वो उसी समय पूछ देता है, तीसरा क्वेश्चन आप करोगे सूर्य से। अब उसने कहा कि चलिए ये बात ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मेरा जो है मेरा फौज में हो जाएगा, मेरा जल या वायु सेना में हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए मैं सैनिक लेवल पे भर्ती होऊंगा या ऑफिसर लेवल पे भर्ती होऊंगा। ये तो पूछने वाला एक के बाद एक प्रश्न, तो वो एक लेके मायने में आया था। तो इस तरह आपको अब उसने तीसरा प्रश्न पूछ लिया। तो पहला प्रश्न असेंडेंट से, दूसरा प्रश्न मून से, तीसरा प्रश्न सूर्य से। तो अब सूर्य पे आ जाओ। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सूर्य जो है नवम भाव में स्ट्रांग है, तो इसको लग्न बना लेंगे। तो जब इसको लग्न बनाएंगे तो देखिए इसको लग्न कैसे बनाते हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए। अब हम तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लग्न बना रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल यूं ट्विस्ट कर लेंगे, यहाँ पे 9 नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है, क्लियर है सर। हाँ, तो अब देखिए 9 नंबर में सूर्य था, तो यहाँ पे सूर्य बैठा लेते हैं। सर इधर का थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ये नहीं, वाला अभी हमें बड़ा यही वाला नहीं दिख रहा। हमें यही दिखाना है इनको, तो चलो बस बस अगल बस, बगल। अभी दोनों दिख रहा है। यहाँ पे सैटर्न आ गया, ठीक है। यहाँ पे मून है, तो 4 नंबर में मून बैठा लेते हैं, ठीक है। असेंडेंट तो यहीं पे चला जाएगा, असेंडेंट में कोई है नहीं। 9 नंबर में सूर्य आ गया, मंगल हमारा 10 नंबर में है, यहाँ पे मार्क्स कर लेते हैं। तो अब हम जो तीसरा प्रश्न उसका आया, तो सूर्य को लग्न बना के जवाब देंगे। तो अब उसने पूछा कि कमीशन, यानी कि अब आप समझिए
सेवा दोनों है, सरकारी नौकरी दोनों है। जेसीओ मतलब नॉन कमीशन और कमीशन का यहाँ पे उसने क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि नौकरी छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होगी कि सूर्य क्योंकि हाई पोस्ट का कारक होता है और यहाँ पे दशम भाव जो होता है वो शीर्ष सत्ता को दिखाता है, तो हमको यहाँ पे मरकरी की भी जरूरत पड़ेगी। किसी के भी हायर पोस्ट को लग्न भी दिखाता है, लग्न में सूर्य कहते हैं बली होता है, और क्योंकि अब यहाँ पे बुध का भी रोल आ जाएगा, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो एपेक्स हाउस होता है। 10th हाउस जो है वो हायर राजगद्दी का, तो अगर उसको अच्छी पोस्ट नौकरी में मिल रही है तो हम तीसरे प्रश्न को जब सूर्य से विचार करेंगे, तो देखिए सूर्य से हम विचार कर रहे हैं तो धनु लग्न का सूर्य है, एम का है, हाँ तो एम का है, तो ये और पहले हाउस में सूर्य स्ट्रांग होता है, तो तो लग्न बना रहे तो स्ट्रांग तो खैर हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से हम 10th हाउस क्योंकि एपेक्स होता है, राज सत्ता में या शीर्ष पद में हम कितने लेवल तक पहुंचेंगे, तो अब जब जैसे ही मरकरी को बैठाएंगे तो वो हमारा कार्येश बन जाएगा 10th लॉर्ड। उसका संबंध सूर्य से अगर अच्छा है, सूर्य के आस पास कहीं मरकरी होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम यहाँ या यहाँ पे, यहाँ या यहाँ पे, तब आपको तीसरे प्रश्न के लिए सूर्य को कंसीडर करना पड़ेगा, पहली ही प्रश्न कुंडली जो बनाई थी उसी में, ठीक है। अब आते हैं, अब मान लो उसने चौथा प्रश्न पूछ लिया कि अब उससे टॉपिक चेंज कर दिया, उसको समझ गया कि नौकरी हमारी ठीक ठाक लग जाएगी, अब हम इनसे कुछ और पूछेंगे। तो गुरु जी अब हमारी बताइए कि हमारी शादी जो है नौकरी से पहले हो जाएगी या नौकरी कितने दिन बाद मिल जाएगी। अब उसने एक प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न डाल दिया, तो आप चौथा प्रश्न कैसे दोगे हुए। तो चौथा प्रश्न देखने के लिए देखिए यहाँ पे आइए पुराने वाले चार्ट, ठीक है, पुराने चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न जो है देखा जाता है गुरु से, जुपिटर से। अब जुपिटर से जब चौथा प्रश्न देखा जाएगा तो इस चार्ट में मान लीजिए जुपिटर बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करना है, जुपिटर को लग्न बना लेना है। और शादी का प्रश्न जो पूछा तो जुपिटर से 7वां स्थान कहाँ पे आता है भाई, जुपिटर को जब लग्न बना लिया तो यहाँ से 7वां हाउस शादी का होता है, तब यहाँ पे इसको नहीं कंसीडर करना है, जो पहला जो भी ये चौथा प्रश्न है उसका। तो यहाँ पे जुपिटर से 7वां प्रश्न, 7वां हाउस, तो यहाँ बेसिक क्योंकि बर्थ जन्म उस जातक तुम्हारे सामने आया था, तो इसकी कंसिडरेशन भले यहाँ माइन्यूट माइंड में रखो, लेकिन तुम्हें फिर क्योंकि ये चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न जुपिटर से किया जाएगा, तो जुपिटर से 7वां स्थान देखो। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो सारे प्रश्न जो है लगते ही देखना शुरू कर देते हैं, तब उनको उतनी नजदीकी प्रश्न कुंडली में नहीं मिलती है। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं, मेरी आदत है कि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबके माइंड में होनी चाहिए, इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बार बार करते हैं। पहला क्वेश्चन असेंडेंट से, असेंडेंट को लग्न जो भी चार्ट आपने बनाया। दूसरा प्रश्न चंद्रमा से, यानी कि जहां भी कई मामलों में चंद्रमा ही असेंडेंट में होगा, या तुम में से कुछ समझदार लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि मान लो चंद्रमा ही, ये चंद्रमा भी है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमने सन से बोला वो भी वहीं बैठ जाए, तो उसमें भी एक तरीका है। मान लो लग्न में ही सूर्य और चंद्र बैठ जाए तो लग्न से ही तीनों सवालों का जवाब देना है, लेकिन उसमें से जो पहला सवाल असेंडेंट से देने के बाद दूसरा सवाल चंद्रमा से दे दो, तीसरा सवाल जो है सूर्य से दे दोगे, तब असेंडेंट नहीं बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो तीनों सवाल की कहीं ना कहीं एनवायरमेंट क्वालिटी एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। ऐसे जब अलग अलग राशियों में बैठ रहे हैं चंद्रमा सूर्य, तो एनवायरमेंट क्वालिटी और उनका कलर, उनका धर्म, उनका रिलीजन, उनका मेल फीमेल होना अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे क्या होगा, सवाल का लगभग एक जैसा ही माइंड में उसके तीनों सवाल या तो आसपास एक ही चीज से होंगे, या तीनों में कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन होगा। ये तुम्हें धीरे धीरे तजुर्बे से समझ में आएगा। चलो वापस चलते हैं। तो अब अगला प्रश्न जुपिटर से, तो जुपिटर उसने कहा कि शादी की बात कर ली, नौकरी वो समझ गया कि 3 क्वेश्चन में नौकरी उसकी हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन में उसने शादी का प्रश्न पूछ लिया, तो शादी में जब जुपिटर को लग्न बना लिया, क्योंकि चौथा सवाल हम का जवाब हम किससे देते हैं, जुपिटर से देते हैं। तो जब जुपिटर को लग्न बना लेंगे तो यहाँ से 7वां घर शादी का हो जाएगा, यहाँ धनु राशि है, दूसरा में सूर्य बैठा है, तो सूर्य जो है क्या बताता है, शादी के मामले में सप्तम में सूर्य का बैठना आइडिया है कुछ आपको। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्यों, क्योंकि अब गुरु गुरु जो है अपने ही घर को देख रहा है, गुरु को बना लिया ना लग्न, लेकिन चांस के बाद जो सामने बैठा तो वहां पे जो है अपना ही घर निकल आया, अपनी मूल त्रिकोण राशि निकल आई। और अब एक और श्लोक याद कर लो, प्रश्न कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्मान वृद्धि, यानी कि, और ये प्रश्न कुंडली का श्लोक है, इसका जो है पूरा श्लोक आपको आगे पीडीएफ में दे देंगे। यानी कि अगर प्रश्न कुंडली में भाव का स्वामी
अपने ही घर में बैठ जाए या अपने ही राशि को देख ले तो उसकी वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पे जुपिटर जब अपने ही घर को देख रहा है तो इसका मतलब नौकरी के बाद उसकी शादी, उसका जो प्रश्न है वो हो जाएगी। सूर्य बैठा है तो इसका मतलब पत्नी जो है क्षत्रिय वर्ण की होगी, गवर्नमेंट में काम करती हो सकती है। और फिर देखो तुम लोगों को अब यहाँ पे कारक पता होना चाहिए। धनु राशि जो युद्ध की राशि होती है, घोड़े पे धनुष बाण लिए हुए आर्मर। अभी मैंने आज एक मेरा बैच था जिसमें मैंने पढ़ाया कि धनु राशि जो है आर्मर डिपो को दिखाती है, बैटरी लाइन को दिखाती है, एमुनेशन को दिखाती है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि उसकी पत्नी भी पराक्रमी होगी, फौज से ही संबंधित हो सकती है और फौज में नौकरी के बाद उसको मिल सकती है। तो ऐसे आपको प्रश्न कुंडली सीखने के लिए आपको हर भाव के, राशि के और ग्रह के कारक भी पता होने चाहिए, नहीं तो आपका प्रश्न फेल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये तो चौथा सर प्रश्न दो मुझसे मान लो। सर 2 मिनट मुझे दीजिए ना। हाँ दे आप दिया पानी सर। पी लो। हाँ मैं पी लेता हूँ। ओके। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सर की सेम सब्जेक्ट के ऊपर एक क्लास आ रही है। सिर्फ 3 दिन की क्लास है, जिसमें अपन इसी चीज की बात करेंगे। एक मिनट। ये जो क्लास है होली के बाद आएंगी, 13, 14, 15 मार्च को आ रही है। 3 दिन की क्लास है, रात के 9 बजे चालू होंगी और 11 बजे तक चलेंगी। रोज के कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे के सेशन रहते हैं। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5 है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5 है। लेकिन आज जो लोग आज रात के 12 तक जो पेमेंट करेंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट है। उनके लिए जो फीस रहेंगी आज रात 12 बजे तक की जो फीस है 1, 2, 3, 4 1234 फीस है। तो आज इनरोलमेंट करेंगे रात के 12 बजे तक, उनके लिए 50% डिस्काउंट है। 3 दिन की क्लास है ये, रात के 9 से 11 बजे तक चलेंगी, 13, 14, 15 मार्च को। इसमें कंटेंट क्या रहेंगे, अभी आपका ये सवाल होगा। ये सवाल को आंसर आपको जिज्ञास सर ही देंगे। हम लोग आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे ये कोर्स में। अच्छा, थोड़ा कंटेंट बता दीजिए, आप क्या क्या सिखाने वाले हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बता दे रहा हूँ। देखिए कंटेंट में हम उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस में दोबारा जुड़ा हूँ, आप तब तक पहुंच रही होगी। सर देखिए क्लियर है, सर कंटेंट, क्लियर है आवाज। हाँ मैं कंटेंट बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड बस मुझे दीजिए। ओके, सबसे पहली चीज हम आपको प्रश्न, पहले तो प्रश्न का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि प्रश्न कुंडली क्या होती है, कैसे प्रश्न कुंडली को देखा जाता है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि प्रश्न कुंडली बनाने में वो कितने समय तक वैलिड रहती है, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 घंटे, 8 घंटे। वो उस पर भी एक डिस्कशन हम आपको करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न कुंडली बना ली, फिर उन्होंने 2 दिन बाद एक प्रश्न कुंडली बना ली, तो पिछली वाली प्रश्न कुंडली में कुछ और निकल रहा था, 2 दिन बाद वाली में कुछ और। तो एक प्रश्न कुंडली कब तक वैलिड है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर प्रश्न कुंडली। इंपॉर्टेंट रूल्स में जैसे हमने आपको आज ये रूल बताया, हो सकता है आप में से कई मेरे अच्छे पढ़ने वाले ये सब ये जानते हो, और आपके पास हो सकता है आपने कुछ और तरीके से भी सीखा हो, क्योंकि यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट का थोड़ा सा मतांतर है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने हो सकता है कि प्रश्न के सीक्वेंस का या तरीका आपके, आपकी परंपरा में या आपके टीचर ने थोड़ा सा चेंज भी बताया, तो मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग थॉट्स हैं हमारे प्रश्न में, क्या ज्योतिष में भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हर चीज का प्रिडिक्शन, क्योंकि जब आप कुंडली में कारक अच्छे से जानते हो, कारक करना आपको आता है कि कौन सी चीज का कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कुंडली में दुनिया की किसी भी चीज को प्रश्न कुंडली से प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपकी चाहे सुई खो जाए, चाहे हवाई जहाज खो जाए, आपकी चाहे बीमारी हो जाए, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दे, क्योंकि हर चीज का एक प्लेनेट कारक होता है। एक भाव, एक राशि, एक प्लेनेट, एक नक्षत्र उस ऊर्जा के साथ मिला जुला असर दिखाता है। तो कारक अगर आप जानते हैं तो प्रश्न कुंडली से कोई भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है, तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे अब आपको हम देखिए, जैसे धन लाभ कब होगा, ठीक है, गर्भ संबंधी प्रश्न, संतान संबंधी प्रश्न, भूमि भवन, भूमि और भवन संबंधी प्रश्न, मुकदमे में जीत हार होगी या नहीं होगी कोर्ट के लिटिगेशन में। इसके बाद आप आ जाइए प्रवासी संबंधी प्रश्न, हम विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, विदेश में गया हुआ हमारा इंसान वापस आएगा या नहीं आएगा, रोगी के जीवन मरण का विचार, रोगी के जीवन मरण का विचार, दंड विषय कि हमको कानून से सजा तो नहीं हो जाएगी, हम जेल तो नहीं चले जाएंगे, वस्तु को कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, कार हम अभी खरीदें कि ना खरीदें, समय अच्छा है या नहीं है, गड़ा हुआ धन या लॉटरी
स्पेकुलेशन से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नष्ट वस्तु प्रश्न, यानी कोई चीज नष्ट हो गई है, वो खो गई है, तो वो सही सलामत है या वो उसके पुर्जे पुर्जे हो गए हैं या वो कभी नहीं मिलेगी। चोर कैसा है, चोर जो है लड़का है, औरत है, आदमी है, किस जाति का है, किस तरह का है। इस तरह के प्रश्न जो है उस तो कहने का मतलब है कि प्रश्न कुंडली से हम जो आपको कहना चाहते हैं कि जीवन के जितने भी शेड्स हैं मेन मेन कलयुग में, और भी आप लोग उन सभी का जवाब प्रश्न कुंडली से देना सिखाया जाएगा। फिर हाउसेस का असेसमेंट कि कौन से 12 हाउसेस से प्रश्न कुंडली में किस किस चीज को कहाँ कहाँ से देखना है। वैसे तो ये नेटल चार्ट जैसा ही होता है, कुछ छोटे मोटे इसमें माइन्यूट चेंजेस होते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह का जैसे कलर क्या है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, किस डायरेक्शन में है। जैसे कि मान लो कोई चीज आपकी चला, आपका तोता खो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि तोता हमारा किस डायरेक्शन में ढूंढे हम उसको जाके। तो डायरेक्शन, क्योंकि हर राशि का खोई हुई वस्तु किस डायरेक्शन में गई है वो डायरेक्शन हम आपको सिखा देंगे, दिशाएं सिखा देंगे। जोडियक के कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीपल, अब एक चीज इसमें से जो हमने आपको पढ़ानी थी वो हमने आज पूरी कर दी है। मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम वन चार्ट और रिलेशन बिटवीन लग्नेश और कार्नेश, कैसे लग्नेश और कार्नेश के संबंध से चीजें होती हैं। और ये इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें छूट गया है वो ये है कि चीजें कब होगी। जैसे मान लो हमारी कोई हमारा एग्जाम क्लियर होना है आईएएस का, तो कितने दिन बाद क्लियर होगा, साल भर बाद, 2 साल बाद। तो टाइमिंग, प्लैनेट्स के हिसाब से टाइमिंग निकालना भी सिखा देंगे कि जैसे मान लो हमारी ट्रेन जो है लेट हो रही है तो कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद आ जाएगी। ये बहुत विस्तृत है, हम फिर भी कोशिश करेंगे 3 दिन में आपको काफी हद तक चीजें करा दें, क्योंकि हम आपको बेसिक चीजें सारी क्लियर कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करके साध बनाना उसको अपने लिए, वो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम बेसिक्स में आप पे क्लियर कर देंगे सारी कि कैसे देखना है, फिर देख के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सेट करना, वो आप लोगों के वो टाइम देना पड़ेगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न कुंडली बनानी पड़ेगी। वैसे भी हम लोग जब कोई भी कुंडली देखते हैं तो बगल में प्रश्न बनाने की आदत तो हम लोग को होती है। जो सामने वाला आया है वो क्या मनोदशा लेके आया है वो हमें प्रश्न कुंडली से क्लियर होता है। तो इस पर भी अभी बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि कौन से हाउस से क्या चीज कैसे देखते हैं। तो अभी अजय सर आपको कुछ कर कहना हो तो प्लीज कह दो, तो फिर हम स्टार्ट हाँ करते जी। हैं। और आप लोगों को कुछ के व्हाट्सएप आए हैं कि मुझे बेसिक नहीं आता। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो हम आपको 5-6 रिकॉर्डिंग देंगे बेसिक कोर्स की, जो आपको अपनी क्लास चालू होने के बाद देखना पड़ेगा। 5 या 6 रिकॉर्डिंग हमारे पास, जिसको आपको वॉच करना पड़ेगा क्लास के पहले, तो उसको बेसिक पग पूरा कवर हो जाएगा। ये सिर्फ पर्सनल कुंडली का कोर्स रहेगा, जो आपको चैप्टर है वही समझा जाएंगे 3 दिन में। लेकिन बेसिक नहीं भी आता, चिंता की बात नहीं, उसके हमारे पास 5 और 3 8 रिकॉर्डिंग है बेसिक की, वो आपको दे दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कोर्स है 13, 14, 15 मार्च को है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5 थी, लेकिन जो रात तक 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए रहेंगी 1, 2, 3, 4 1234 रुपए। इसके कोर्स कंटेंट आप लोगों ने देख लिए है। हमारी जो बैंक डिटेल है ये आपके सामने है। आपको कोई कोर्स कंटेक्ट पूछना है या कोई डाउट है, कोई क्यूरी है आपकी, तो 99036955 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी यही है। अगर आपको पेमेंट करना है बैंकिंग के तौर पर, तो आपके सामने बैंक डिटेल भी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, पेटीएम, गूगल पे सब एक ही नंबर पे है। आप इसी का यूज कीजिए और पेमेंट करने के बाद हमको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। थैंक यू सर, चालू कीजिए। ओके, दैट्स वेल, थैंक यू सर। तो अब आ, अभी तक हमने आपको ये बताया कि जो सर एक प्रश्न मिनट और कुंडली। दीजिए, एक मिनट और। ओके। कल जो भी पेमेंट 12 बजे तक करेंगे उनके लिए तो 1, 2, 3, 4 है। कुछ लोग ऐसे हैं 4 दिन बाद भी बोलते हैं आपने ऑफर निकाले थे। ये ऑफर सिर्फ रात के 12 बजे तक है, बाकी कल का जो फीस रहेंगी वो रहेंगी 2, 3, 4, 5। थैंक यू, चलिए सर। ओके, तो हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने आप और उस पर एक बार रिवाइज कर देते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हो गया था। कि यानी कि प्रश्न कुंडली आपने पहली बनाई, उससे पहला प्रश्न आपने लग्न असेंडेंट से लिया, दूसरा प्रश्न आपने चंद्रमा से लिया, तीसरा प्रश्न आपने सूर्य से लिया, और चौथा प्रश्न अब आप जुपिटर से लेने जा रहे हो। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है, वो हम आपको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने जुपिटर से लिया, लेकिन आप यहाँ पे दो चीजों को समझो। जुपिटर अगर किसी कंडीशन में, जो सूर्य और चंद्र तो जो है अस्त होते नहीं है,
लेकिन अगर जुपिटर जो है अस्त हो गया, वैसे तो सूर्य के अपोजिट में तो यहाँ पे अस्त नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से जुपिटर नीच का हो जाए, डेविएटेड हो जाए या अस्त हो जाए, तब जो है यहाँ पे प्रश्न जुपिटर से नहीं लिया जाएगा। नोट कर लो, ठीक है। जुपिटर से जब हम चौथा प्रश्न ले रहे हैं, जुपिटर अगर नीच का हो, अस्त का हो, जुपिटर नीच का कहाँ होता है, मकर राशि में, ठीक है। और अस्त तो चंद्रमा के, अगर सूर्य के बहुत नजदीक आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। तो अगर जुपिटर अस्त हुआ, ठीक है, जुपिटर अगर अस्त हुआ और नीच का हुआ, तो फिर चौथा प्रश्न, अगर चार्ट में कोई वक्री ग्रह है, कोई ग्रह वक्री है, तो उसको लग्न बनाकर लिया जाएगा। अब यहाँ पे समझ लो, क्योंकि सूर्य से सप्तम स्थान पे जुपिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जुपिटर वक्री है, ठीक है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली जुपिटर वक्री है, ठीक है, रेट्रोग्रेड है। तो यहाँ पे तो जुपिटर से क्वेश्चन लिया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो, अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सा एक चेंज कर रहे हैं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। अब हम यहाँ जुपिटर हटा देते हैं और जुपिटर हम मंगल के साथ यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी पूरी चांस है कि सूर्य अगर मान लो 24 25 26 डिग्री का हुआ और जुपिटर जो है 3 4 डिग्री का हो, तो जुपिटर अस्त भी है और नीच का भी है। तो अब इस कंडीशन में हमें चौथा क्वेश्चन कैसे लेना है, तो चौथा क्वेश्चन हमें कैसे लेना है ये समझिए। तो अब हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, तो मंगल मान लो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ हटा देते हैं, मंगल मंगल यहाँ पे कर देते हैं। तो अब देखिए, समझिए, देखो, ठीक है, क्योंकि सूर्य के बगल में जुपिटर है और डिग्री हो सकता है पास में, तो अस्त भी हो सकता है और ये नीच का भी है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन जुपिटर से नहीं लेंगे लग्न बना के, यानी चार्ट को ऐसे घुमा के जुपिटर को यहाँ पे 10 नंबर ला के चौथे क्वेश्चन का जवाब जुपिटर से नहीं देंगे, क्योंकि मंगल सूर्य से सप्तम है। यहाँ पे यहाँ पे होने वाले ग्रह सूर्य से पंचम, छठे, सातवें, आठवें, नवे नॉर्मली ग्रह जो है अस्त वक्री होते हैं। तो अगला चौथा सवाल अगर जुपिटर अस्त या नीच का है, तो चौथा सवाल उस ग्रह को लग्न बना के लिया जाएगा जो वक्री है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझे होंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि हमें तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम आपसे इंटरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं। नॉर्मली हम तो उपनिषद वाले हैं, सामने बैठ के डिस्कशन करने वाली पढ़ाई करते हैं हम, लेकिन हम फिर बढ़ा रहे हैं अपनी बात। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए एक ही प्रश्न लगन से। चौथा क्वेश्चन जुपिटर से लेना है, लेकिन अगर जुपिटर की डिग्निटी बिगड़ी हुई है, जुपिटर अस्त हुआ या जुपिटर नीच का हुआ, तो हमें फिर चौथा क्वेश्चन जुपिटर से नहीं लेना है। हमको देखना है कि क्या चार्ट में कोई ग्रह वक्री है या नहीं है, तब हमको जुपिटर से क्वेश्चन, उस वक्री ग्रह से लेना पड़ेगा प्रश्न। अगर उस पर भी कोई ग्रह वक्री नहीं मिलता है, तो अगली जो कंडीशन आती है वो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन तक हम जुपिटर से नहीं लेंगे, तो जुपिटर के बाद वीनस से ले सकते हैं, वीनस के बाद मंगल से ले सकते हैं, और मंगल के बाद मरकरी से। तो इस तरह हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे पहली प्रश्न लग से, यानी पहला लग्न से, दूसरा चंद्र से, फिर सूर्य से, अगर सब कुछ ठीक गया तो जुपिटर से, उसके बाद वीनस से, फिर मंगल से, और आखिरी प्रश्न लेंगे मरकरी से। ये सूचियां उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गई होगी। चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा मतभेद है कि अगर अगर एक कंडीशन अप्लाई है कि जुपिटर अगर नीच का और अस्त हुआ, तो हम वक्री, जहां पे कोई अगर ग्रह वक्री है तो वहां से लेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, मान लो वीनस मंगल और मरकरी एक साथ ही बैठे हो, देखो दो एक साथ बैठे हो, तब हम कैसे लेंगे, इसको बनाएंगे। तो उसमें भी कोई प्रश्न नहीं है। जो पांचवा प्रश्न है तो पहले वीनस से ले लेंगे, ठीक है, या इनमें से तीनों में से जो स्ट्रांग होगा, अगर ये तीनों एक साथ बैठे हैं या दो एक साथ बैठे हैं, और तो अगला क्वेश्चन, जैसे वीनस और मंगल साथ में बैठे हैं, तो वीनस और मंगल अष्टक वर्ग में और सारी चीजों में, ये अपने षडबल में जो ज्यादा स्ट्रांग है, उससे अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको डिटेल में और भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप मोटा मोटा लॉजिकली फिलहाल ये समझ लो कि जुपिटर वाली कंडीशन मैंने आपको चौथे प्रश्न की बता दी, उसके बाद वीनस से ले लीजिए, उसके बाद मंगल से ले लीजिए, उसके बाद मरकरी से ले लीजिए। तो इस तरह आप 5 से 6 प्रश्न पहली जो आप असेंडेंट बनाते हैं उससे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, हमने आपसे बोला कि 25 से 30 सवाल तक भी जवाब दिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 6 सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन वो जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा जिज्ञासु है हमारी तरह, तो उसने आपसे 7 8 9 10 क्वेश्चन पूछ डाले और 4 क्वेश्चन पूछे, तब आप क्या करोगे? तो अब आप
जो पहले असेंडेंट बनाई थी उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा हम जो करने जा रहे हैं। जो पहले असेंडेंट 1 नंबर की बनाई थी अब इसका काम खत्म हो गया। अब आप सवाल के जवाब कैसे दोगे हम ये बता देते हैं आपको। ये जो हमने पहली असेंडेंट बनाई थी इससे हमने 6 क्वेश्चन के जवाब दे दिए। अब हम देने जा रहे हैं अगले अगले क्वेश्चन के जवाब, अगले 6 क्वेश्चन के जवाब। पूरे यहीं पे दे दूंगी सर आज। अरे बस बस ये लास्ट है, इसका समझा देंगे, हो जाए। ये बहुत जरूरी है भाई, हमारा यही तो मन तो है कि दे दिया जाए। तुम्हारा मन मानता ही नहीं है कि नहीं? हाँ तो अब देखो, ठीक है, चल। हाँ। तो अब यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट 6 क्वेश्चन देने हैं लग्न से, सेकंड 6 आंसर, पहले 6 क्वेश्चन के जवाब देने लग्न से, दूसरे 6 क्वेश्चन के जवाब देने चतुर्थ भाव से, यानी अब यहाँ पे 4 नंबर कर लो, इसको लग्न बना लो। और सेम वही 4 नंबर असेंडेंट है, फिर चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ चला जाएगा, चंद्रमा यहीं पे आ जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से जवाब दे दो। तीसरा क्वेश्चन सूर्य से देना, तो सूर्य कहाँ जाएगा, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। तो अब लग्नेश हो जाएगा चंद्रमा और कारेश, सॉरी लग्नेश हो जाएगा चंद्रमा, और सूर्य से देना तो सूर्य को लग्न बना लोगे, तो ये लग्न तब अगले 6 क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में जैसे लग्न से बना के दिए थे 6 क्वेश्चन, वैसे 4 फोर्थ हाउस को लग्न बना के अगले 6 क्वेश्चन का जवाब दे दो। ठीक, इसके बाद अभी 12, तो इस तरह तुम्हारे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आ जाओ 12 से 18 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना है तो क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है। अब मान लो 12 क्वेश्चन के बाद 13 14 15 नंबर का क्वेश्चन दिया, तो 7th हाउस को लग्न बना दो, यहाँ पे 7 नंबर लिख दो, यहाँ 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे पहले सवाल का जवाब यहाँ से दे दो, दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से दे दो, तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से दे दो, इसको कंसीडर करके सूर्य यहाँ पे, और उसी तरह जुपिटर और सारी चीजों को 6 क्वेश्चन का जवाब 7वें घर से दे दो। और उसके बाद 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 10th भाव को लग्न बना लो, यहाँ पे 10 नंबर ले आओ, और 6 क्वेश्चन आ जाते हैं तो दूसरे हाउस को बना लो, दूसरा हाउस ये है, तब यहाँ पे वृष लग ले आओ। तो अब ये शॉर्ट में है, डिटेल में पढ़ाएंगे, यानी पहले 6 क्वेश्चन का जवाब असेंडेंट से, ठीक, उसके बाद के 6 क्वेश्चन का जवाब 4th हाउस को लग्न बना के, उसके बाद 6 क्वेश्चन का जवाब 7th हाउस को लग्न बना के, ठीक है। और वो जो 6 क्वेश्चन में उसमें तो लग्न आप चेंज कर ही रहे हो, वो दैट इज नॉट द इशू, उस हिसाब से वो तो सूर्य चंद्र घुमाते रहो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 10th हाउस, और फिर लास्ट के 6 क्वेश्चन सेकंड हाउस को बना के, तो एक ही प्रश्न लग जो आप बनाओगे उसी के हाउसेस को घुमा घुमा के, पहले तो उसी से 6 क्वेश्चन के जवाब दो। आदमी मान लो बहुत पाजी टाइप का है, बहुत ज्यादा जड़ बुद्धि है, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तब जो हमने आपको तरीका बताया है तो उस तरह से करिए। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, कब आएगा कब जाएगा कहाँ से क्या देखें उस पर मत जाना। हमारा पर्पस सिर्फ आज की क्लास का इतना है कि जो हमने आपको अभी पढ़ाया है, 2 चीजें, सूर्य बुध तरे मार्गे, और आपको ये जो 26 तरह के क्वेश्चन, 26 से 30 क्वेश्चन जो एक ही लग्न से जवाब, इस पे ही हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि हमने जब आपको पढ़ाया नहीं तो आपके क्वेश्चन अत्र तत्र सर्वत्र से आएंगे, तो वो हमारे, क्योंकि हमने अभी आपके बेसिक क्लियर नहीं किया, आप किस स्कूल ऑफ थॉट से आते हो, आप क्या फॉलो करते हो, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आज का जो मेरा पढ़ाया है वो सिलेबस है, इस पे ही क्वेश्चन लिमिट करके अगर आप पूछेंगे तो आई विल बी हैप्पी। 2-3 मिनट के ठीक है, ब्रेक के थैंक बाद यू। हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, 4 मिनट के ब्रेक के बाद। ठीक है सर, ठीक है। जब तक मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर देता हूँ, सर की जो क्लास है सिर्फ इसी टॉपिक को लेके आ रही है, 3 दिन की क्लास है, 13 14 15 मार्च को, 13 14 एंड 15 मार्च। टाइमिंग रहेगा रात के 9 से 11 या 12 भी बज सकते हैं, क्योंकि सर की क्लास थोड़ी लंबी चलती है, 9 से 12 बजे तक पकड़ के चलिए आप लोग। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2 3 4 5 है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो आज अगर रात को 12 बजे तक पेमेंट करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रात तक के 12 बजे तक पेमेंट करेगा उन्हीं के लिए डिस्काउंट है 50% का। उन लोगों के लिए फीस रहेंगी 1 2 3 4 1234 रुपए रहेंगी फीस उन लोगों के लिए जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे। और कल की जो फीस है इनकी 2 3 4 5 रहेंगी। सर ने आपको पूरा कंटेंट तो बता दिया इस कोर्स का, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद हमारी कल संडे को 1 दिन की क्लास आ रही है, जिसमें आपको 150 योगा इन एस्ट्रोलॉजी बताई जाएगी।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन हो गए, कितने योगा रहते हैं, राजयोग, जितने भी ऐसे टाइप के योग है, वो सब योग के बारे में डिटेल चर्चा की जाएंगी। वो 150 प्लस आपको योग बताए जाएंगे। इसमें 100 लिखे, लेकिन आपको 150 प्लस पक्का बताए जाएंगे। इसकी जो फीस है 999 फीस है। ये कल एक ही दिन की क्लास है। कल संडे की चालूंगी क्लास, 12 बजे क्लास चालूंगी, 4-5 बजे क्लास चलेंगी। एक ही दिन में आपको 150 प्लस योगा बता दी जाएंगे। हमारी जो बैंक डिटेल आप लोगों के सामने है। हमारा कोई तो आपको क्यूरी है, कोई पूछना है, कोई डाउट है, तो मेरे जो नंबर है 99036955 पे कॉल है, व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी यही है, 99036955। तो पेटीएम नंबर और जीपे नंबर बेसिक स्टार के नाम से, एड्रेस के नाम से आएगा। बैंकिंग डिटेल आपके सामने, आपको ऑफिस का तो जो भी जो करके ये दो क्लासेस एक्सेस 6 महीने का रहता है। क्लासेस हिंदी क्लास, इसको डिस्काउंट आगे आज रात के 12 बजे पेमेंट का ये ऑप्शन है आपके पास। बैटरी उसकी कम करके वजह से क्यों इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो सर्टिफिकेट सब मिलेगा आप लोगों को। और किसको अगर बेसिक, किसका और एक सवाल आ रहा है मेरे पास कि मेरे को बेसिक नहीं आता है, जिसको बेसिक नहीं आता है अगर पेमेंट आज कर देगा तो हम उसको बेसिक रिकॉर्डिंग की डिटेल रिकॉर्डिंग है। और हमारे पास 5 रिकॉर्डिंग का कोर्स है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। वो पूरी 8 रिकॉर्डिंग आप लोगों को बेसिक 12-13 तारीख की पहले आपको रिकॉर्डिंग सुन लेना, जिसकी वजह से आपका बेसिक सब क्लियर हो जाए। तो आप हमको हैंड रेस कीजिए, जो डाउट आपके नहीं जाएंगे। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हमने आपको सिर्फ दो छोटी छोटी चीजें, एक श्लोक पढ़ाया और एक ये बताया कि प्रश्न को कैसे, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न एक प्रश्न कुंडली से देखे जाएंगे, तो उनका मैकेनिज्म क्या है। तो हम आशा करते हैं सारे सवाल इतने पे ही केंद्रित रखना। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ाया है, कहाँ से परदेश गमन देखना है, कैसे वापसी आएगी, तो उन क्वेश्चंस को हम आगे के लिए रखेंगे। आज स्पेसिफाइड वार्तालाप हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आपके मन में इतने पढ़ाई हुए पे क्वेश्चन हो तो पूछिए। मुझे पता है जिज्ञासाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो वो जब हमारा पूरा बैच हो जाएगा तब आपके क्वेश्चन लिमिट हो जाएंगे, तब हम उनको, क्योंकि हम जब पढ़ा लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस, हमने आपको ये बताया है, तब आप वो चीजें पूछेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी, ठीक है। तो आप अभी का जो इसमें जो कंफ्यूजन है, अभी के पढ़ाए हुए में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और पर्सनल कंसल्टेशन किसी का भी नहीं लेंगे। आप वो तो हम पवित्रा वैसे जी बोलिए। आपने जो बताया ना शुरू में, वो श्लोक बोल के सारे चंद्र बुध वगैरह के, उसमें आप चंद्र भूल गए थे। आप नहीं मैम, मैंने कर्क राशि बोला ना, चंद्र बुध तरे मार्गे, तो चंद्र कर्क राशि हो गई ना उसकी, चंद्रमा की। हाँ वो बुध की दो राशियां और हो गई, मिथुन और कन्या। हाँ सर, वो आप लिखवाएंगे ना, पीडीएफ देंगे ना हाँ श्लोक का? दे देंगे, वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए, 4 लाइन का तो श्लोक है। चंद्र बुध तरे मार्गे, गुरु शुक्र समीपत्रे, भौम शनि दूरे दूरे, और हाँ दीदी, सूर्य स्वास्थाने स्थिरा। पवित्रा जी पेड क्लास में हम इसका पीडीएफ देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप। हाँ दे देंगे, नो नो प्रॉब्लम। थैंक यू। प्रतिभा जी बोलिए। प्रतिभा हेलो मैम बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम। हाँ सर, नमस्ते सर। सर एक बात बताइए, अगर वक्री, 2 ग्रह वक्री हो तो? वेरी गुड। तो उसमें से ये देख लो कि कौन अपने मित्र घर में है, कौन स्ट्रांग है। भाई देखिए, ऑब्वियस बात है, उनका षटबल तो आपको देख ही लोगे ना, षटबल तो देखना आता ही होगा। कौन सा दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रांग है उसको पहले ले लो।
ओके ओके वेरी सर, एक गुड, बार मेरे वेरी को गुड क्वेश्चन। सूर्य का दोबारा से समझाएंगे, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ पाया। अच्छा, सूर्य का समझाने का कि सूर्य में वो श्लोक में सूर्य समझाना है या सूर्य से कैसे प्रश्न देखना है ये समझाना? मतलब अगर मान लो लगन में सूर्य का आ जाए, हाँ, तो कैसे हम देखेंगे कि पास, जैसे आपने कहा ना कि चंद्र और बुध आता है तो काम होने वाला है, हाँ, तो सूर्य स्वस्थाने स्थिरा, यानी कि प्रश्न में कुछ भी जो भी प्रश्न पूछा गया वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी घटोतरी कुछ नहीं होगी, वो प्रश्न में कुछ भी हलचल नहीं होगी, स्थिर हो सर जाएगा, सर जैसे मैं फ्रीज हो आपसे जाएगा। पूछती हूँ मेरी की अंगूठी गुम हो गई, तो हाँ, आप इसका कैसे, मतलब अगर सूरज आता है तो आप कैसे आंसर करोगे इसका? अगर सिंह राशि आती है तो अंगूठी अपने स्थान पे स्थिर है, अभी उसके बारे में कोई खबर 1 महीने तक नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य 1 महीने में संक्रांति करता है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रजनी जी बोलिए, रजनी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब आप बोले कि जैसे कि किसी का मतलब ये टाइमिंग नहीं पता है बट डीओबी पता है, तो हम लोग डीओबी से देखेंगे तो नहीं मैम, प्रश्न कुंडली में डीओबी की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रश्न कुंडली का मतलब जैसे आपने अच्छा। हमसे अभी कोई सवाल पूछा कि बताइए मेरे हाँ। मेरे मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा होगा हाई स्कूल में, तो हम अभी की कुंडली बनाएंगे, इस समय की कुंडली बनाएंगे। अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:06। तो हम अच्छा। आज डालेंगे बच्चे प्रश्न, बच्चे के नाम की जगह प्रश्न डाल देंगे और 10:06 डाल देंगे, और जो है आज की डेट टाइम साल डाल देंगे और आज का स्थान डाल देंगे, और जो कुंडली आएगी, हमने ये मान लिया कि आपका जो प्रश्न है उसका अभी जन्म हुआ है और कुंडली में जो ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपना प्रेडिक्शन, तो इससे हमें इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती है। और देखिए हमने आपको अभी बताया कि करीब 26 से 30 प्रश्न तक जवाब दिए जा सकते हैं। तो देखा जाए तो आप एक बार में आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ठीक ठाक तरीके से 4 से 5 प्रश्न ज्यादा नहीं पूछती हैं, तो 4-5 प्रश्न तो बहुत आसानी से बताए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को तरीका नहीं पता होता तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हमने आज आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि कैसे 30 सवाल तक जवाब दिए जा सकते हैं। ठीक है, राइट, थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। तो अभी मैम जो समझाया वो आपको समझ में आया? रजनी जी खुद को एडमिट कीजिए। आपको आवाज आ रही है रजनी जी? सर वो म्यूट हो गया, आगे लेते। कोई बात नहीं, आगे ले। मीता विजय बोलिए, मीता विजय। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये जो आप कोर्स लेंगे 3 दिन का, इसमें आप नवांश भी कवर करने वाले हैं और डिग्रीज के साथ भी कवर करेंगे क्या ये प्रश्न कुंडली को? प्रश्न कुंडली में नवमांश, देखिए नवमांश का रोल तो हर जगह आता है। नवमांश के साथ साथ तो ताजिक भी आएगा इसमें। ताजिक का मतलब होता है ग्रह आगे जाके किससे मिलेगा, बात को समझो। ताजिक समझती हैं? हाँ 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 सर। तो ताजिक के कुछ बेसिक फंडामेंटल तो बताने ही पड़ेंगे, नहीं तो मान लो ग्रह जो है काबुल में आ रहा है या किसी इफ्तिसाल कर रहा है या क्या कर रहा है, तो उससे बहुत बड़ा रोल है ना ताजिक का प्रश्न कुंडली में, तो हमें उसको, हाँ के जो योगास बनते हैं, हाँ ये तांबुल तो योग, उसमें कुछ इशराफ तो योग। हमें अभी, क्योंकि हमने सबको नहीं बताया है, बहुत लोग सोचेंगे ये क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो कुछ जो जरूरत है जिसको देखने की वो चीजें तो बतानी ही पड़ेंगी, नवमांश को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। नीलम जी बोलिए। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत अच्छी समझाते हैं बहुत अच्छे से आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि ये रियल बात है कि मान लीजिए 2 फरवरी को दोपहर के जो बैंक का लंच होता है उस वक्त किसी ने पैसे वहां से निकाले और उसके रास्ते में गायब हो गए। 2 फरवरी को लंच के बाद बैंक लंच जो होता है शायद 2, ढाई 3 बजे के, 2 से 3 का लगभग टाइम होगा मान लीजिए, और फिर उसके पैसे रास्ते में गायब हो तो वो आके पूछता है, तो उसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं सर? नहीं, अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल जवाब, तो ये होगा कि भाई बैंक से वो बाहर लेके चला गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको क्या जवाब देना है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जी जी जी। ठीक है ना, देखिए पहली चीज तो ये है कि धन का लॉस हो गया। जी।
तो धन का लॉस के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से भाव रिस्पॉन्सिबल है। वो भी हमने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन एक जनरल में समझ लीजिए कि अगर पैसा हमारा पैसा 11th और 2nd हाउस से मेनली देखा जाता है। हाँ शत्रु यानी किसी शत्रु ने चुराया तो छठा भाव इन्वॉल्व हो गया। हाँ और उसने आके पूछा तो एक पर्टिकुलर लग्न का एक प्लेनेट बनेगा। तो अभी इन चारों का रिश्ता, और अगर मिलने वाला है तो अगर वो पैसा का प्लेनेट वक्री है तो वो वापस आगे जाके वापस आ जाएगा। तो इसमें कई सारे फॉर्मूले लगेंगे जो हम आपको आने वाले क्लास में क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि कैसे चोरी हुई गई चीज वस्तु, चाहे वो धन हो चाहे पशु हो, वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें मतलब कंफर्म हो जाती है हाँ, कब और मिलेगा। और दूसरा प्रश्न वो करेगा कि मिलेगा तो कब तक मिलेगा, ऐसा कुछ भी फिर उसी से कंफर्म हो जाएगा। कब तक मिलेगा। जैसे मान लो चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है, चंद्रमा छठे में पड़ा हुआ है, तो छठे में पड़ा होने के फिर चंद्रमा की डिग्निटी भी देखेंगे। तो चंद्रमा प्रोग्रेस करेगा तो पैसा मिलने का चांस, क्योंकि इसमें अगर मिलना होता तो मिल जाता, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्लेनेट बनेगा पैसे का कारक, वो प्रोग्रेस करके अगर उसकी इच्छा पूर्ति के प्लेनेट से मिल रहा है, उसके सफलता के प्लेनेट से मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इतने दिन में सफलता हो जाएगी। इसीलिए चंद्रमा और बुध क्योंकि तेजी से चलते हैं, उनको तरे मार के कहा गया है कि यानी अगर उसमें वही सारे श्लोक ये तो एक श्लोक है और सारे श्लोक भी लगाएंगे तब देखेंगे कि फाइनल रेसिपी क्या बन के आ रही है। प्रयास करने से मिलेगा, पुलिस की दखलंदाजी से मिलेगा, या बहुत चोर बहुत दूर चला गया है, सारी चीजें वो तो प्रश्न कुंडली से निकल के आ जाती है ना, कि बहुत दूर चला गया पैसा, अब नहीं मिलेगा। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रही थी, बाई चांस अगर कोई आता है प्रश्न पूछता है और उसको अपने उत्तरों के बदले नकारात्मक जवाब मिलते हैं, मतलब एज ए प्रश्न कुंडली जो भी होगा, तो क्या उसके बाद उससे कुछ उपाय पूछना चाहता है या कुछ सॉल्यूशन पूछना चाहता है, वो भी मिलता है क्या? वो उसे भी बताया जा सकता है इससे? देखो, उपाय के बारे में तो हमारी थ्योरी बहुत अलग तरह की है। प्रश्न कुंडली में मान लो जिस ग्रह के कारण नकारात्मक उपाय जवाब मिल रहा है, भाई ऑब्वियस है नकारात्मक उपाय तो नकारात्मक जवाब तो तभी मिलेगा जब ग्रह फेवरेबल नहीं होगा। जी। तो ग्रह को फेवर में करने की जो रेमेडी आपको आती है वो बता दो। अच्छा, तो वो वैसे कहते हैं कि जो भी अकॉर्डिंग टू समझ में आए ग्रहों के हिसाब से बताई जा सकती है। भाई जिस कारण से नकारात्मक जवाब मिल रहा है उस कारण की थोड़ी बहुत पॉलिश कर दो। अच्छा। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। रेखा जी बोलिए, रेखा महेश्वरी। सर मुझे पूछना है कि आप जितने क्वेश्चन करवाओगे उन सब का प्रैक्टिकल करवाओगे? हम कोशिश करेंगे बिल्कुल कि कम से कम एक चार्ट पे कुछ प्रैक्टिकल भी करवा दें, लेकिन हमारा फिर भी ये मानना है कि प्रश्न कुंडली आपको बनाने की आदत होनी चाहिए हर चीज पे। तो जब आप अपने पढ़े हुए नियमों को आप लगाती रहती हो तो उसमें आपको सुपर फाइन ट्यूनिंग आती है आपको करना। नहीं वो तो ठीक है सर, पर एक प्रैक्टिकल लगाने से क्या थोड़ा सा हम लोग न्यू है ये। मैम मेरी बात सुनो, हम प्रैक्टिकल लगा दें। हम थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर वही चार्ट लगाते हैं जिनमें उन्होंने सक्सेस पाई होती है, वो चार्ट कभी नहीं लगाते हैं जिनमें वो फेल हो गए होते हैं। तो हम तुमको सारे चार्ट वो लगा देंगे जिसमें हम फेल हुए हैं, तो तब तुम बताना कि ये कैसे हुआ। देखो, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर वही गुणगान कर देते हैं जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन, जिसमें उनको इवेंट पता हो। तो या तो कोई हम आपकी बात समझिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे ऐसा कि प्रैक्टिकल इमीडिएटली उसी समय का कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा लेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। हम पुरानी चीजों पे नहीं जाते हैं कि पहले क्या हुआ, हमने प्रश्न कुंडली 2 साल पहले बनाई थी, हमने ये जवाब दिया और ऐसा हो गया। वो तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता उन चीजों में। जी सर, थैंक यू सर मैंने पेड कर दिया है अभी। अरे ठीक है मैम, थैंक तो यू। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से कोशिश करूंगा, जिससे अगर मैं फेल और पास होने से नहीं डरता हूँ। मैं प्रेडिक्शन करूंगा मैं गलत हो जाऊंगा। 99.9% एस्ट्रोलॉजर्स से डरते हैं तो वो पुराने एग्जांपल लेते हैं। हम कोशिश करेंगे एक लाइव एग्जांपल लेने का, कि ऐसा एग्जांपल लेंगे कि कोई बच्चे को उठाएंगे क्लास में से और पूछेंगे एक प्रश्न, और उसको जिसके अंदर उत्सुकता उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, शायद हम नहीं दे पाएंगे ना, तो क्या हो गया, सीखेंगे। हर आदमी सीखता है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तब चैलेंज है ये। हैसियत क्या होगा, हम नहीं सही होंगे ना, तो क्या हो गया, डरने की इसमें क्या बात है। हम ब्रह्मा तो है नहीं, हम तो अपनी नॉलेज, अपने कानून को, अपने नियमों को लगाएंगे ना। तो हम पुराने एग्जांपल्स नहीं लेते कभी। जी सर, थैंक यू सर आप बहुत थैंक यू अच्छा मैम, पढ़ाते। थैंक यू। प्रतिभा जी बोलिए। हेलो।
हाँ हाँ जी। हाँ, अजय सर जी और मैं जिज्ञासा सर दोनों सर से पूछना चाहती हूँ। मेरी ये तीसरी क्लास है, अगर होगी तो हाँ, क्या मैं सीख पाऊंगी? वेरी गुड। तो ये प्रश्न है, देखिए अब हम आपके लिए ये प्रश्न सवाल बना है रहे मैं। हैं। हाँ, ये सवाल है। अब हम आपके लिए देखिए प्रश्न कास्ट करते हैं। सर एक्चुअली है ना, मैं बनिया हूँ और बनिया ये देखता है कि पैसे डाल रहा है तो कोई प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। हम आपके लिए एक प्रश्न बना रहे हैं, तो 2 सेकंड का समय दीजिए। सर मैं जब तक एक आदमी बात कर लेता हूँ, मैं एक से, आप बनाइए जब तक। नहीं, बन गया। अब देखिए ऐसा है, पहली चीज समझिए, हमने इस समय प्रश्न बनाया। हाँ, प्रश्न में आई तुला राशि। तुला राशि जो है, पहले मैं आपको तरीका समझाता हूँ। प्रश्न राशि, तुला राशि जो है का प्लैनेट जो है लग्नेश, वो एक्सॉल्टेड होकर छठे हाउस में बैठा है, यानी शुक्र इस समय एक्सॉल्टेड है। और शुक्र जो है, मैंने आपको क्या बताया, गुरु शुक्र समीपत्र है, यानी कि आपका प्रश्न एकदम नजदीक है, आपको हाथ बढ़ाना है। मैंने आपको अभी यही बात बोला था कि सिर्फ जरा सा प्रयास करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यार, और फिर सबसे बड़ी बात, गुरु इस समय एक्सॉल्टेड होकर छठे हाउस में है, यानी कंपटीशन, यानी मेहनत, शत्रु का हंता करना, यानी और शुक्र और गुरु दोनों वहीं बैठे हैं। दोनों गुरु इस समय छठे हाउस में बैठे हैं। गुरु अपने घर का है और शुक्र जो है उच्च का है। तो और केतु लग्न में है, जो स्पिरिचुअलिटी का अकेले होने का कारक है। तो थोड़ा सा आप दुनिया और समाज को से हट के 2 घंटा 1.5 घंटा भी अकेले अपने आप को दे देंगी, तो आप एस्ट्रोलॉजर कर ले जाएंगे, इसमें सर कोई मतलब क्वेश्चन। इसका मतलब दोनों गुरु का आशीर्वाद मिलेगा मुझे? हाँ, दोनों गुरु साथ में है समय प्रश्न कुंडली में। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। तो देखिए, Thank you, लाइव ma'am. करने में सब मजा आता है, पुराने एग्जाम्पल से मजा नहीं आता करने में। वो तो सब अपने अपने लिख के लाते हैं, वही आपको समझा देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर मंगल पाटिल बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, हम कंप्लीटली नए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। बेसिक भी मैं उनके यूट्यूब पे जो वीडियो है वही देख के ही अभी ट्राई कर रही हूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है, अभी ये ताजिक वगैरह बोला था किसी ने बीच में, तो मैं एकदम मतलब मुझे ये कुछ भी पता नहीं है। तो आप इस दीदी, अगर लेवल से आपको सिखाओगे? हाँ। पीयूष सर, मैं इनको आंसर करता हूँ। आपने अगर पीयूष सर का अगर क्लास समझ ली है, उसमें बेसिक जो बताए गए थे वही बेसिक फंडामेंटल यहाँ काम आने वाले हैं। लेकिन ये जो ताजिक क्वेश्चन वो सब वो बोल रहे हैं, तो ये भी डिटेल होने वाला है? वो भी डिटेल आएगा, वो पेड क्लास का मैटर है, वो पेड क्लास का जाएगा। ताजिक में जितना लगने वाला पोर्शन है वो आसान भाषा में आपको समझा। हाँ, मतलब ये डेली प्रैक्टिस में यूजफुल है। जैसे और खुद के भी क्वेश्चन इससे देख सकते हैं क्या हम? क्या सिर्फ सामने वाले के देख सकते हैं? नहीं, अपने देखिए, सुबह हम सबसे पहले अपने लिए प्रश्न बनाते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, शर्मा जी बोलिए। राश्री मैम। हेलो सर, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। राम राम सर। सर आपको बहुत फोन किया, आपने उठाया नहीं मेरा फोन। अरे मैं क्या बताऊं, हम एनीवे, चलिए ठीक है सर। ऐसा है सर, अजय सर को भी बोल रही हूँ सर, हमने जेएमडी की क्लास कर ली, अष्टक वर्क कर लिया, प्रेडिक्शन वाला किया हुआ है अजय सर का, वैदिक भी कर रही हूँ, लेकिन सर अभी तक हमको कुछ सक्सेस तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो बीमारी पड़े जाते हैं और तबियत भी ठीक नहीं रहती है। अभी तो थोड़ा ठीक हुई है, 5-7 दिन से थोड़ा ठीक है। लेकिन सर वही है ना, जो मैडम ने अभी पूछा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसे पैसे खर्च करे जा रही हूँ, टाइम सबका ले रही हूँ, सब टीचरों का सबका। तो सर मेरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बड़ी देखिए, चिंता हो अब रही है। एक ही प्रश्न कुंडली से मेरे पास दूसरा प्रश्न आया। तो पहला हमने लग्न से देखा, दूसरा हम चंद्रमा से देख रहे हैं। इस समय 10th हाउस में चंद्रमा कर्क राशि का है प्रश्न कुंडली में। मैडम के लिए जो बनाई थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चंद्रमा एक डाइसी प्लेनेट है, चंद्रमा अकेला है, उस पर दृष्टि अभी मैंने नहीं है, चंद्रमा केंद्रुम में फंसा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्लियर बताता है कि आपका मन वीक है। चंद्रमा कर्क का होकर भले स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विचारों में आपको वो बर्तन चाहिए कि आपको आपके विचारों को होल्ड कर लेगी। नहीं, आपको खाली सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉपर सपोर्ट आपके कंधे पे हाथ रख के समझा दे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सबके लाइफ में उतार चढ़ाव इस तरह के आते हैं जब उसका मन भटकता है। आप अपने गोल की तरफ फोकस करो। चंद्रमा क्योंकि लहरों वाला है, मूवमेंट करता है, तो आपके विचार स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्न कुंडली ये कहती है, आप अपने विचारों को स्थिर करिए, माइंड सर से स्थिर सारी है, सर स्थिर है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। हम आते अटेंड भी करते हैं, क्लास सुनते भी हैं, लेकिन वही ना कि जैसे अभी आपने बोला कि
अभी चंद्रमा से देखेंगे, पहले हमने वहां से देखा, शुक्र से देखा, अभी है ना तुला राशि में था। अभी ये सब मुझे ये सब समझ में नहीं आया है ठीक से। अभी अभी अच्छा, 10th हाउस, तो अब चंद्रमा क्यों देखेंगे, वो हमको समझ में नहीं आई बात ही। ओके, वो चीज मुझे समझ इसका मतलब आपका बेसिक बताया था मैंने आपको। हाँ, तो अजय सर, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 2-4 दिन में अपने जो पुराने बैच के लोग हैं उनमें से जिसको भी बेसिक के 4 घंटे की 2-2 घंटे की 2 क्लास हमारी तरफ से दे दो, लेकिन उन्हीं को बुलाना जिनको कुछ नहीं आता बेसिक्स में, हम उनके लिए स्पेशली 4 घंटे लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है, करा देता हूँ, अरेंज करा देता। हाँ अंकिता जी बोलिए, अंकिता अग्रवाल। ओम साई राम सर। मैं ना वो यो भाव स्वामी वाला श्लोक जानना चाहती हूँ। यो भाव स्वामी वाला श्लोक जानना चाहती तो लिख लो। हाँ जी, लिखो। हाँ लिखो। यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा। फोटो खींच के भेजते हैं। जी, लिख लो। यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा जी, सौम्य वरा जी, सायतस्य तस्याति वृद्धि। लेकिन हम इसको आसान भाषा में बता दें तो इस संस्कृत कहते हैं यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्मान वृद्धि। यो भाव स्वामी युक्तो वा दृष्टो जी, तस् तस्मान वृद्धि। अपने घर को देखे तो वो वृद्धि होती है। हाँ, तो शुभ ग्रह अपने घर को देखें तो शुभ करते हैं, तो पाप ग्रह अगर अपने घर को देखें तो भी उसकी हानि भी करते हैं, नहीं वृद्धि नहीं, कभी कभी हानि भी करते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कैच है थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर, इसमें भी वो 6-8-12 का वो लगता है प्रश्न कुंडली में भी ना, कि अगर 6-8-12 में के ग्रह हो उसके अंदर जो है शुभ ये लगन में या उसमें, तो उसका जो नुकसान है। हाँ भाई, आप देखो, अगर लग्नेश 6-8-12 में जाएगा तो थोड़ा सा चैलेंज तो बनाता ही है ना, क्योंकि वो लेकिन यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि लग्नेश की दूसरी राशि तो 6-8 में नहीं पड़ रही है, या शनि की पड़ गई, लग्नेश की दूसरी राशि 12वें में पड़ गई, तो इसका भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो उसके लिए बेसिक फंडामेंटल में जो पराशरी के जो बेसिक नियम है वो तो आने ही चाहिए, लेकिन हाँ 6-8-12 में थोड़ा सा चैलेंज बढ़ेगा। अब लग्नेशी की दूसरी राशि पड़ गई तो चैलेंज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्लास तो और दे ही दीजिए ना, बेसिक वाली। मैंने बोल दिया मैम, 4 घंटे की दे दी, 2-2 घंटे की 2 क्लास दे दी बेसिक की। थैंक यू। ओ भाग्य सर, धन्यवाद। अंजू जी बोलिए, अंजू जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पूछा था, जैसे अभी आपने बताया कि मान लो एक ही हाउस में 2 प्लैनेट्स हैं, तो हम उसको कैसे प्रेफर करेंगे? तो उसकी डिग्री से भी ले सकते हैं, जो डिग्री पहले है तो उसको हम मनाने लगे? हाँ, कब अगर बहुत पास में डिग्री है, ग्रह युद्ध में है, तो छोटी डिग्री वाला जीतेगा, कम डिग्री वाला प्लैनेट जीतता है ग्रह युद्ध में। लेकिन ग्रह युद्ध होना चाहिए। अब ऐसा नहीं एक 12 डिग्री पे और एक 28 डिग्री पे, तो ग्रह युद्ध थोड़ा हो रहा है। वो सारे नियम लगेंगे। और गुरु जी ये जरूर समझा दीजिएगा कि ताजिक कही, वैसे मैंने 2-3 फ्रेंड्स हैं उनसे सुना था इससे जल्दी प्रेडिक्शन हो जाती है, बट मुझे इसका बेसिक कुछ भी मालूम है। जितना प्रश्न कुंडली के लिए जरूरत है उतना जरूर बता देंगे। और जो सर 4 घंटे की बेसिक क्लास बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, हमारा 6 महीने का कोर्स चलता है, उनके लिए क्लासेस रहेंगी। आप लोगों को बेसिक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, जो इस कोर्स में आप अटेंड करेंगे। राइट, ठीक है, तो उनको भी लगेगा 4 घंटे यहीं पे भी आ रहे हैं। अच्छा, हमें यहाँ नहीं आ, हाँ, यहाँ पे 4 घंटे की नहीं रहेंगी, आपको रिकॉर्डिंग देंगे सर। जिज्ञासु की 3 दिन की क्लास थी बेसिक वाली, उसकी 3 दिन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को हम ग्रुप में भेज देंगे, वो आपको मिलेंगी। हाँ दीपा जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर इसमें प्रश्न कुंडली में क्या हम मूवेबल फिक्स्ड राशि को भी देखते हैं? इसका भी महत्व होता है इसमें प्रश्न कुंडली में? बिल्कुल, बहुत सारा महत्व है। फिक्स, डुअलिटी, मूवमेंट,
अग्नि, वायु, सारे तत्व देखेंगे, सारे गुणधर्म देखेंगे, मेल फीमेल देखेंगे, रजसिक, तामसिक, सत, रज, तम, ऐसी कोई वर्गीकरण नहीं है जो छोड़ेंगे, सब तो देखेंगे। सारे रेप्टाइल गुण भी है, देखेंगे, मनुष्य धर्म, है, अर्थ, काम, मोक्ष, वो भी देखेंगे सर? बिल्कुल देखेंगे। अब प्रश्न अगर उस तरह का है तो पर्टेनिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे चीजों को। सर अगर जैसे कोई फाइनेंस से रिलेटेड पूछता है तो हमें वो अर्थ वाला 2, 6 और 10 हमें देखना ही होगा, उसी को देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ, तो क्योंकि वो अर्थ की राशियां हैं और उसका लग्न से क्या संबंध बन रहा है, उसके प्रश्न के कार्य से क्या संबंध बन रहा है, 2, 6, 10 राशियों का, वो देखेंगे। और सर जो आपने बताया कि जैसे वो हमें कारेश और लग्नेश, इन दोनों को कैसे वो करेंगे, ज्वाइन करके कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे? हाँ, देखो ना बिटिया, हेलो? मैं तुम्हें समझा देता हूँ। किसी भी दो ग्रहों का संबंध कैसे देखती हो, जैसे मान लो कि उनकी मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन पूछा था कि लग्नेश मंगल बना और उसने नौकरी का प्रश्न पूछा, तो मंगल वहां, तो लग्नेश तो प्रश्न हो गया और कार्य उसकी नौकरी का यानी 10th लॉर्ड हो गया। तो लग्नेश का 10th लॉर्ड से संबंध कैसा है, दोनों एक दूसरे 6-8 में है, 2-12 में है, 3-11 में है, 5-9 में है या 4-10 में है, ये तो एक तरह का संबंध बना। फिर दोनों की क्या आपस में दृष्टि का संबंध है, किसी तरह से एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या दोनों की एक ही राशि है, राशियां मतलब प्लेनेट एक ही बन रहा है और राशियां दोनों की अलग अलग, लग्नेश और कारेश की राशियां एक हो जाए। मान लो प्रश्न जो है, मान लो मेष लग्न का आदमी प्रश्न पूछता है कि मैं मुकदमा जीतूंगा, या सॉरी मेष लग्न वाला प्रश्न पूछता है कि क्या मेरे को पुश्तैनी जायदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेष लग्न जो लग्नेश बनी और अष्टम भाव कारेश, क्योंकि जमीन जायदाद अष्टम से मिलती है तो वहां पे वृश्चिक राशि मिल गई। तो ऐसे में लग्नेश और कारेश मंगल बन गया। तो अब मंगल जहां बैठा होगा वो बता देगा जवाब कि होगा या नहीं होगा। तो लग्नेश कारेश के संबंध कई तरह से बनते हैं, एक्सचेंज से बन जाए। मान लो लग्नेश कारेश के घर में बैठ जाए, कारेश लग्नेश के घर में बैठ जाए, तो संबंध अब लग्नेश कार्य भाव में चला जाए, कार्य भाव लग्नेश में चला जाए, लग्नेश कारेश दोनों ही कार्य भाव में बैठ जाए, या लग्नेश कारेश दोनों ही लग्न में बैठ जाए, तो ये सब संबंध कहे जाएंगे इस तरह से। ठीक है सर। और सर जैसे आपने बताया कि 4th क्वेश्चन जो है हम जुपिटर और से देखेंगे, उसके बाद वीनस से देखेंगे। अगर जुपिटर और वीनस दोनों वक्री होंगे तो फिर हम हाँ उस पर आते हैं। 4th क्वेश्चन जुपिटर से देखना है, लेकिन अगर जुपिटर नीच का और अस्त हुआ तो जो भी कुंडली में वक्री ग्रह है उससे चौथा क्वेश्चन देख लिया जाएगा। ओके, अगर वक्री नेक्स्ट वीनस है तो फिर हम वीनस देखेंगे, या अगर मरकरी है तो फिर हम मरकरी पे आ जाएंगे पहले। हाँ, क्योंकि वीनस ज्यादा ऊपर है कैटेगरी में, तो पहले वीनस को देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। बबीता जी बोलिए। नमस्ते सर। हेलो। आ रही है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? सर आप एक पॉइंट बताए थे कि सूर्य से इस भाव में प्लैनेट रहते हैं तो वक्री होते हैं। सर वो भाव एकदम क्लियर कर दीजिए। देखो ऐसा है, ये जनरलाइज्ड रूल है, एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। सूर्य से पर्टिकुलर दूर डिग्री जाने पे ग्रह जो है वक्री हो जाता है। तो वो डिग्री नॉर्मली पंचम हाउस में आती है, 16, 17, 18 कहाँ पे आएगी। तो नॉर्मली पंचम हाउस में, सूर्य से पंचम हाउस में जो ग्रह होते हैं, पंचम से नवम मिड तक, पंचम के मिड से नवम के मिड तक नॉर्मली, या सूर्य अगर पीछे हुआ, अब मान लो सूर्य 1 डिग्री का हुआ तो सूर्य से वो डिग्री थोड़ी, ये डिग्री का खेल है, वो डिग्री तो हम तुम्हें बाद में लिखा देंगे। लेकिन नॉर्मली सूर्य से पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में कोई ग्रह होगा तो वो, ये आउटर प्लैनेट के लिए है। लेकिन ध्यान रखिएगा बबीता जी, ये आउटर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? गुरु, मंगल और शनि। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। लेकिन जो इनर प्लैनेट है, जो सूर्य, जो पृथ्वी की कक्षा के और सूर्य के बीच में है, यानी मरकरी और बुध, उनका वक्री होने का मैकेनिज्म अलग है, उनका तरीका अलग है। लेकिन जो आउटर प्लैनेट हैं, मंगल, जुपिटर और शनि, वो 5, 6, 7, 8 घर, 9 घर में सूर्य से अगर पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम में होंगे तो वक्री नॉर्मली हो जाएंगे। थोड़ा बहुत डिग्री के भेद से अलग बात है कि कभी कभी ना। तो सर इसमें राहु केतु भी आ जाते हैं? अरे राहु केतु तो हमेशा ही वक्री ऑलरेडी वक्री होते हैं। ठीक है, उनसे क्या लेना देना है। हाँ ठीक है। और चंद्रमा आता है नहीं सर? चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते, वो मार्गी ही चलते हैं। हाँ वो हमेशा मार्गी रहते हैं।
तो ये हो गया। हाँ, क्योंकि मेरा जो है सूर्य से सप्तम जुपिटर है और वो वक्री है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये रूल वहां वो पे नियम है, लागू वो होगा। वो नियम लागू होता है वहां पे। जी जी, बस यही समझना था। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेमा जोशी बोलिए। राम राम भैया जी। राम राम। राम राम जी बोलिए। भैया जी, आपने बताया था कि आप जब भी कोई प्रश्न या कुछ इस तरह से देखते हैं तो आप एक साइड पे अपनी प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, तो क्या कुंडली देखते हैं। कुंडली मतलब अपने लिए एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं कि जो जातक क्वेश्चन पूछ रहा है वो जेन्युइन भी है या नहीं है, तो क्या ये रूल भी आप बताएंगे हमें इस कोर्स में? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, ये तो सबसे मेन रूल है कि सामने वाले की सामने वाला ईमानदारी से पूछने आएगी। खाली तो तुम्हारे दुकान के साथ ऑफिस के सामने गुजर रहा था तो आगे तुम्हारा सर खाने उसके प्रश्न में कितनी वैलिडिटी है ये पता चल जाता है चंद्रमा से। जी जी जी, बस भैया जी ये पूछना था, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चंस करने वाले बिल्कुल सामने वाले जेन्युइन नहीं होते हैं, वो बस ऐसे टाइम हाँ पास करने या परखने हाँ, आते हैं, बस वो पूछना था। ये बहुत जरूरी ठीक चीज है, बताएंगे। जी जी भैया जी। राजेंद्र कुमारी जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं गुरुजी ये पूछने वाली थी, अभी आपने जैसे ये 30 क्वेश्चंस की हमें समझाया तो मेरे मन में थोड़ी सा एक डाउट सा है। डाउट नहीं है, मतलब आई वांट टू नो कि आपने जैसे बोला कि फर्स्ट 6 क्वेश्चंस है वो फर्स्ट हाउस से लगन से देखेंगे, राइट, और नेक्स्ट जो वो फोर्थ हाउस से देखेंगे, फिर नहीं नेक्स्ट नहीं, सेवेंथ। आप मेरी सब बात नहीं समझे। पहली प्रश्न कुंडली आपने बनाई तो उसका एक हाँ एसेंडेंट है, ठीक है, हाँ। उस एसेंडेंट से पहला क्वेश्चन ले लिया, हम्म, दूसरा चंद्रमा से ले लिया, उसी एसेंडेंट में चंद्रमा कहाँ पे है। मैं समझ गई कि वो आपने जैसे वो समझ गई। फिर जब नेक्स्ट 6 के देने हैं तो हमने फोर्थ हाउस को लगन बनाना है, ऐसे ही ना? हाँ, और फिर वैसे ही मैं चलना वो है। समझ गई हूँ, बस मेरा ये क्वेश्चन था कि नेक्स्ट जो आपने बोला, फिर आपने बोला कि 7th हाउस को लगन बनाना है, फिर नेक्स्ट हाँ जो 10th हाउस को बनाना है, तो जो लास्ट आपने बोला वो बोला 2nd हाउस को बनाना है, हाँ, राइट? सेकंड हाउस को। मैंने जो देखा मेरे मन में आया कि फर्स्ट लगन से फोर्थ, मतलब फोर्थ हाउस, फोर्थ से फोर्थ 7th हाउस, 7th से फोर्थ 10th हाउस, लेकिन 10th से 2nd 5th हाउस होता है, तो मैंने कहा वो 4 अरे बोल के। मैडम, लग्न को तो सबसे पहले ही ले लिया ना, तो 10th से 4 घर तो फर्स्ट हो गया, अब आप सेकंड से चालू कर दो। हाँ अच्छा, वही मैं पूछना था क्योंकि वो तो फर्स्ट बनता है, वो हमने ले लिया था। फर्स्ट तो ले लिया सबसे पहले ना। हाँ, इसलिए ये अब अगला घर, आपने लिया तो उससे आगे चले। इस तरह आप कम से कम 500 क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगी। अब सेकंड से चतुर्थ चली जाओ, फिर उससे चतुर्थ चली जाओ, फिर उसका थर्ड हाउस ले लो सेकंड बस राउंड में। मुझे वो फोर्थ वाला ही पूछना था कि उससे आगे आगे, मतलब कि नेक्स्ट राउंड जो है वो हमने लगन से सेकंड ले लिया और आगे जाएंगे तो थर्ड ले लेंगे, ऐसे करके उससे फोर्थ चल। हाँ, आप जरूर एस्ट्रोलॉजर बनोगी, ये हमें कंफर्म हो गया है। तो आपने जो महीन चीज पकड़ी हो, किसी ने नहीं पकड़ी। थैंक यू, आपका आशीर्वाद है जो आपके साथ इतने दिन से वो कर रहे हैं ना, तो आपके सानिध्य से बैठ के कुछ ना कुछ तो दिमाग काम करेगा। धन्यवाद। हम समझ गए। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, राजेश शर्मा जी बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी सर, आप बता रहे हैं प्रश्न कुंडली में जैसे लड़की की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सा डायरेक्शन में होगी, इसका भी हम लोग बता सकते हैं क्या सर प्रश्न कुंडली से? अगर पूछने की इच्छा बहुत बलाबल है, बहुत अच्छा मन है और वाकई बहुत ज्यादा है genuine सर, वही तो मेन हमारा कारण है सीखने का। तो इसके लिए देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं। जिस दिन मन में खूब इच्छा हो, स्वस्थ फील कर रही हो, मन प्रसन्न हो, बढ़िया पूजा अर्चना करो, फिर ज्योतिष से सवाल करो, तब आपका प्रश्न एकदम सटीक जाएगा। ये थोड़ा कि कभी भी कर दिया, ऐसा नहीं है। जिस समय आप लगे अंदर से स्वस्थ हैं, पूछने की खूब इच्छा है, भगवान को याद करके अच्छे मन से, और प्रश्न कुंडली में भी ज्योतिष से सबसे पहले पूछो कि महाराज जी आप ठीक ठाक हो, आप प्रसन्न हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, देखने का मन है, वो कहे हाँ है, तो प्रश्न पूछना चाहिए। तो कोई भी तो महाराज जी भी बीमार है। कोई भी प्रश्न करेंगे तभी भी यही पूछना पड़ेगा ना, कोई भी प्रश्न करेंगे, हमेशा कोई भी शुरू करें। हमेशा, हाँ हाँ। अच्छा तो दूसरी बात है अजय जी, जो मेरे जो पेमेंट करता है ना जो आदमी, वो तो सुबह 9:30 बजे तक आएगा, तो मैं सुबह पैसा कर दूं क्या? वो हमारा आदमी करता है, मुझे आता नहीं है। जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उन्हीं के लिए ऑफर है, क्योंकि ऑफर जिज्ञासु ने आज रात सर तक मेरा तो है, लेकिन मेरे को ये आता नहीं है करना। आपको ना तो 23 स्टाफ आता तो करता डबल है क्या? मेरी बेटी कर, अब मेरी बेटी गई है आउट। अरे आपके पैसे की कमी नहीं है, डबल कर देना दीदी, क्या चिंता करते हो? नहीं नहीं, डबल कैसे? मैं पहले भी बहुत बार कुछ सीखूंगा तो डबल क्या आपको हजार मेरे को सीखूं कुछ बनूं तो ना सर। व्हाट्सएप कर देना, ठीक है?
चलिए अगला जी क्वेश्चन लो सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम मैम। सर अभी क्वेश्चन खत्म गया, जल्दी हो गए। अरे वाह क्या बात है। हाँ, तो आप इसकी सेकंड क्लास भी आ रही है सर की 9 तारीख को, और एक फ्री क्लास लेंगे हम सेम टॉपिक के ऊपर। तो 9 तारीख को आपको लिंक भी ग्रुप में आ जाएंगी। और मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑफर है सिर्फ रात के 12 बजे तक के लिए है। आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि ये नहीं है वो नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। कल से 2, 3, 4, 5 फीस रहेंगी इसकी। थैंक यू सर, जिज्ञासु सर, आज धन्यवाद। अरे सर उम्मीद करता हूँ Thank you सभी को so much. एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। हाँ सर, पक्का बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। वेलकम।